हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? तो वी आर बैक। एक्चुअली आपको पिछली वीडियो में पता ही है, मुझे दोनों वीडियो एक साथ बनानी थी। मतलब ये एक मर्ज मैराथन होने वाला था जिसके अंदर सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों को सम अप करना था। बट क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, कैमरे की सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई थी और कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं ये क्लास अब आज रात को ही रिकॉर्ड कर पाऊँगी और कल शायद आपको डिलीवर होगी। बट मुझे अ, पर फिर मैंने अपने प्रॉब्लम सॉल्वर हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने गूगल मीट से मेरे से कनेक्ट किया और फिर हम दोनों ने मिलके इसको ठीक कर लिया। तो अब ये ठीक हो गया है, तो मैं अभी इसको शूट कर देती हूँ और ये क्लास आपको आज ही मिल जाएगी। तो जो कि आप रात को रिवाइज़ कर सकते हो और सुबह तक आपका ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड। अ, यू आ आप तो मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स हो, मतलब थैंक यू सो मच। एंड आपके जीवन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, मतलब किसी की लाइफ में उसका हस्बैंड हो सकता है, किसी की लाइफ में उसके बच्चे हो सकते हैं, किसी की लाइफ में उसके दोस्त हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, मम्मी-पापा हो सकते हैं। तो आप लोगों से मैं इतना ही बोलूँगी कि उनको उन जब आपको मौका मिले, नेवर यू नो कभी ऐसे इंट्रोवर्ट और शाय नहीं होना है आपको। एक्सप्रेस योर लव, से थैंक यू, ठीक है? ऑलवेज़। और कुछ लोग तो आज ही कर देना। जाना और सीधा अपने जो भी आपके जीवन में एक ऐसे इंसान हो उसको थैंक यू बोलना, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये कैमरा ठीक हो ही गया है तो अब इसको फिक्स करते हैं। यस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं। वैसे इसका वेटेज उतना ही रहने वाला है, जितना कि बाकी चैप्टर्स का है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई 10-15 नंबर का आता है, नहीं, ये नॉर्मल 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जो है, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है क्योंकि आपको पता है बहुत लॉजिकल आती हैं चीज़ें। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसको रिवीजन करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा-सा फास्ट रिवीजन हो क्योंकि रिवीजन क्लास है। अगर आप इसको अगर किसी को एकदम ज़ीरो से पढ़ना है कि क्योंकि रिवीजन क्लास में थोड़ा फ़ास्ट चलता है सिलेबस, तो आप यही सेम क्लास, सेम नोट्स के साथ आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा-सा स्लो और थोड़ा ज़ीरो से पढ़ना है कि एकदम मैं आपको बारीकी से बताऊँ, तो आप उस वाली क्लास को ले लीजिए। वो भी बहुत लंबी क्लास नहीं है, 1 डेढ़ घंटे की ही क्लास है। और क्योंकि ये क्लास थोड़ी-सी लंबी इसलिए हो सकती है क्योंकि इसके अंदर मैंने वो टॉपिक्स भी इंक्लूड किए हैं जो मेरे वहाँ पे मिस हो गए थे। तो किसी ने मुझे याद दिलाया था कि मैम ऑपरेंस रह गए हैं, बिल्कुल ऑपरेंस रह गए थे, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और वहाँ पे हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो भी रह गया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? अब फिर भी कोई रह जाएगा तो हम एक और वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं, आपका कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? देखो जेनेटिक मटेरियल पे बात मैं आज सीधा क्वेश्चन पे बात करूँगी कि क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, हमने सिर्फ़ वही पढ़ना है जो पेपर वाले पूछ रहे हैं, ठीक है? तो पेपर में आ सकता है कि देखो बैक्टीरियोफाज, लैम्बडा और ई कोलाई और ह्यूमन, इनके अंदर जो जीनोम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? तो आप बताओगे बैक्टीरियोफाज के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, लैम्बडा और उसके बाद ई कोलाई और ह्यूमन इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है? तो जो अलग बात होती है वो हमें याद करनी होती है, जो सेम बात होती है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो आपने याद करना है कि बैक्टीरियोफाज के अंदर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, बाकी सब के अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। अब हमें पता है कि हम ह्यूमन का जीनोम जो है उसमें तो न्यूक्लियर डीएनए मतलब उसमें तो आपका लीनियर डीएनए होता है। वहीं ई कोलाई प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका सर्कुलर होता है, लैम्बडा फेज के अंदर लीनियर होता है और बैक्टीरियोफाज के अंदर सर्कुलर होता है, ठीक है? ये अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो इस स्लाइड से जल्दी-जल्दी जो याद करना है उसको याद कर लीजिए कि बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बाकी सबके डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में या उसकी स्टेबिलिटी को लेके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको डायरेक्ट याद करते हैं। देखो एक तरफ हमारा डीएनए है, एक तरफ हमारा आरएनए है, ठीक है? तो ठीक है, मैं थोड़ा-सा और अपने आप को छोटा कर लेती हूँ। तो एक तरफ हमारे पास क्या है डीएनए है, एक तरफ हमारे पास क्या है आरएनए है। तो अब क्या होता है देखो
अ, अगर आप शुगर की बात करोगे तो शुगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज़ है और यहाँ पे क्या है राइबोज़ शुगर है, ठीक है? उसके बाद आप बेस की बात करोगे तो बेस यहाँ पे एटीजीसी है, यहाँ पे टी की जगह क्या हो जाता है यू हो जाता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है? स्ट्रैंड की आप बात करोगे तो डबल स्ट्रैंडेड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ये मोर स्टेबल है, इसीलिए तो आरएनए से हम डीएनए पे शिफ्ट हुए इवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अब ये कम स्टेबल क्यों है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके इसके पास क्या होता है 2 प्राइम ओएच होता है, तो इसकी वजह से ये इसको अनस्टेबल बना देता है। अ, उसके बाद अगर बात करोगे तो ये न्यूक्लियस में मिलेंगे, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज़्म दोनों जगह पे मिलेंगी, ठीक है? तो ये क्या करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ये एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है? तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए और आरएनए को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो देखो जो बेसिस है वो ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप एक को अलग कर भी दो तब भी ऑलमोस्ट 3 तो सेम ही है, ठीक है? यानी 75% तो सेम ही हो गया, ठीक है? बाकी भी चीज़ें सेम है, लेकिन अगर आप शुगर को देखोगे तो शुगर यहाँ पे क्या है राइबोज़ शुगर है और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज़ है, तो शुगर के बेस पे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट अब डीएनए के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, तो ये मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में बताया था, तो डीएनए के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी शुगर, पेंटोज़ शुगर, वो डी अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज़ हो सकती हैं और अगर आरएनए है तो राइबोज़ हो सकते हैं। फॉस्फेट ग्रुप मिलता है जो क्या करता है उसको नेगेटिवली चार्ज बना देता है, जो हमारे डीएनए को नेगेटिवली चार्ज बनाता है वो कौन होता है? फॉस्फेट होता है, याद करना है, ठीक है? उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसमें प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं। अगर याद नहीं होता है तो ऐसे ही मैं तो याद करती थी। प्यूरिन्स जो हैं वो क्या हैं? एजी हैं, एजी हमारे प्यूरिन्स हैं, मतलब प्यारे एजी हैं, प्यूरिन्स जो हैं वो एजी हैं, बाकी पिरिमिडिन्स जो हैं बाकी बच गए वो पिरिमिडिन्स हैं, ठीक है? तो ऐसे याद करते हैं इसको। मतलब आपकी कोई और ट्रिक हो सकती है, मैं तो ऐसे ही करती थी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियोसाइड अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ है। दैट मीन्स अभी क्या है, बेस के साथ सिर्फ शुगर ऐड हुआ है। अगर न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, तो बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों चीज़ हैं, ठीक है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यही क्या है, मोनोमर है हमारे डीएनए का। जब एक न्यूक्लियोटाइड जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता जाएगा तो हमारा डीएनए बनता जाएगा और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है तो हम क्या कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है और जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोलिकुलर सीजर जो है वो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वो इसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि डीएनए के अंदर कौन-सी शुगर होती है, आरएनए के अंदर कौन-सी शुगर होती है, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स पे क्वेश्चन प्यूरिन्स क्या होते हैं बताओ? प्यूरिन्स अभी मैंने बताया क्या होते हैं प्यूरिन्स रिवाइज़ करो, मेरे साथ-साथ रिवाइज़ करो। देखो बोलने से मैं पहले ऐसी लड़की थी जो बोलती ही नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सीखा जीवन में कि जीवन में ना बोलना बहुत ज़रूरी है। तो बोलो यार और अपने कमरे में बैठे हो तो मस्त बोलो। मेरे ज जो मैं बोल रही हूँ उसको रिवाइज़ करते जाओ, मतलब तेज़-तेज़ बोलना शुरू कर दो। आपको यहीं पे याद हो जाएगा। अब ये मत करो कि वीडियो देखेंगे, फिर मैडम से पीडीएफ करेंगे, फिर आएगी, मैडम परेशान होएगी, हम परेशान होएँगे, फिर हम बैठ के ऐसे कमरे में उसको क्या बोलते हैं रीड करेंगे। नहीं, ये मत करो। तेज़-तेज़, लाउड-लाउड मेरे साथ यहीं पे पढ़ो, ठीक है? कोई ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि डीएनए बना के दिखा दो, आरएनए बना के दिखा दो। सीधे क्वेश्चन आएँगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो मेरे साथ-साथ अभी-अभी याद करो, प्यूरिन्स क्या होते हैं? ए और जी प्यूरिन्स होते हैं, बाकी जो बचेंगे पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है? हम याद ही नहीं कर रहे पिरिमिडिन्स को, हम सिर्फ़ प्यूरिन को याद करेंगे। तो अब क्या होता है देखो, अभी तक जो इस टेबल से जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक वो ये पूछा गया था एक बार कि पिरिमिडीन्स के अंदर, ठीक है? ये कलर चेंज करती हूँ। पिरिमिडीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कौन से प्लेस पे होती है, कौन से पोज़ीशन पे होती है? तो वहाँ पे सही आंसर क्या था 1 और 3 पोज़ीशन पे। तो अब अगर पिरिमिडीन्स का पूछा गया है तो आपसे प्यूरिन्स का पूछा जा सकता है। तो प्यूरिन्स में अगर पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन कौन सी पोज़ीशन पे होती है? 1379 इसको याद कर लो, ये किसी के घर का नंबर है 1379 ये किसी के घर का नंबर है 1379 ठीक है? इसको यहीं याद करके फिर इस इन्फॉर्मेशन को यहीं ख़त्म करो, अब इसे कैरी नहीं करना है, क्योंकि जब भी अब आपको ये दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा 1379 1379 1379 ठीक है, हो गया। बस इतना ही याद करना है आपने इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम। अब जो हमारा बीडीएनए है, जो वाटसन और क्रिक का मॉडल है, उसके बारे में जो हमारे अंदर भी डीएनए है, उसके बारे में क्या-क्या बातें हैं जो हमें याद करनी है, अब हम वो याद कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं क्या-क्या बातें हैं उसके बारे में। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो डबल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल है। राइट हैंडेड होता है, बिल्कुल होता है क्योंकि बीडीएनए है। उसके बाद एंटी पैरेलल होता है, एक स्ट्रैंड क्या होगा 5 टू 3 दूसरा क्या होगा 3 टू 5 ठीक है?
उसके बाद आपने ये वाली बात याद करनी है कि जो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.3 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में पूछा जाएगा तो 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है? ये बात बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट बात है और इसको तो मैं आगे याद करा दूँगी, चलो कोई नहीं। अब हम डीएनए की डायमेंशन पे बात करें तो डीएनए की डायमेंशन हमें पता ही है कि हमारा डीएनए लगभग 2 2 जो है मतलब 2.2 मीटर जो है वो लॉन्ग है। लेकिन इतना बड़ा डीएनए हमारे हमारी सेल में कैसे आ जाता है? तो अभी हमने पिछली वीडियो में बात की, क्योंकि हमारे डीएनए के ऊपर-ऊपर क्या होते हैं? स्टोन प्रोटीन्स होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? ऑक्टामर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो अगर आप जीनोम को देखोगे, जीनोम में क्या होता है? जितना भी हैप्लॉइड कंटेंट होता है हमारे अंदर वो जीनोम होता है। तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9, और अगर आप इतने बेस पेयर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना है 1.1 मीटर जो है ये हमारा हैप्लॉइड है, और इसे डिप्लॉइड का निकालना है तो इसको क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.2 आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें से तो कुछ नहीं पूछा जाने वाला। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो वैसे याद भी है हमें, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग या चार्गफ रूल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चार्गफ रूल क्या कहता है? चार्गफ रूल ये बोलता है कि देखो, एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है? थाइमीन के साथ, और गुआनिन किसके साथ बाइंड करता है? साइटोसिन के साथ, 3 बॉन्ड के साथ, और ये 2 बॉन्ड के साथ। तो चार्गफ ने बोला था कि जितना ए होगा उतना ही टी होगा, सही बात है। जितना जी होगा उतना ही क्या होगा? सी होगा, सही बात है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं जितना एजी होगा उतना ही क्या होगा आपका? सीटी होगा। यानी कि ए प्लस जी जितना होगा उतना ही टी प्लस सी होगा, ठीक है? तो ये चारगफ का रूल है, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन भी जो ये लाइन लिखी हुई है इसी से आया हुआ था, ठीक है? उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, ये भी लाइन लिखी थी साथ में, उन्होंने लिखी थी ए प्लस टी इज़ इक्वल टू जी प्लस सी। ए प्लस टी जी प्लस सी के इक्वल कैसे होगा? इनमें थोड़ी ना पेयरिंग हो रही है। ए प्लस टी तो अब अपना अलग है, जी प्लस सी अलग है, तो इनमें पेयरिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसे लिखेंगे कि जितना देखो जितना ए है, उतना ही टी होगा, प्लस जितना सी है, उतना ही सी होगा, तो ये तो ठीक बात है। तो ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है? पेयरिंग से याद रखोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। देखो उसके बाद ना हमारे पास 3 डीएनए आते हैं, मतलब डीएनए की 3 फ़ॉर्म आती हैं। एक होती है ए फ़ॉर्म, बी फ़ॉर्म और जेड फ़ॉर्म। तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा हाई ऑर्डर का क्वेश्चन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है, और शायद आया भी है ना? तो एक बार इसको याद करते हैं। देखो पहले क्या करना है आपने? बी डीएनए को याद करना है, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है, वही वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो पहले हम बी डीएनए को याद करते हैं। ज़्यादातर हम पढ़ते भी बी डीएनए को ही हैं। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने बीडीएनए याद करना है। देखो अभी आप ऊपर भी करके आए हो मेरे साथ बीडीएनए याद, कि बीडीएनए जो होता है राइट हैंडेड होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेस पेयर टर्न, यानी एक जब टर्न होगा तो कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है। बीडीएनए के लिए याद हो गया कि बीडीएनए के अंदर एक बेस पेयर टर्न में आपका पर बेस पेयर टर्न जो है आपका 10 बेस पेयर होते हैं, और राइट हैंडेड होता है। अब ए के पास कौन है? सॉरी, बी के पास कौन है? ए। बी के पास कौन है? ए। बी के पास ए है तो बी ए भी क्या हो जाएगा? राइट हैंडेड हो जाएगा। 10 से 1 प्लस कर दो, 11 बेस पेयर हो जाएगा। और ये क्या है? डिहाइड्रेटेड कंडीशन। अगर बी वाले को आप डिहाइड्रेटेड कंडीशन में रखोगे तो वो कैसा हो जाएगा? ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे वाला, ठीक है? अब ए और बी याद हो गए। पहले बी याद करना है, पहले ए याद नहीं करना है, पहले बी याद करना है, पहले बी याद करना है। बी जो होता है राइट हैंडेड होता है, 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मिलता है। लेकिन अगर आप इसको डिहाइड्रेट कर दोगे तो ये ए फॉर्म में बन जाएगा, जिसमें कि 11 बेस पेयर होते हैं, और ये भी राइट हैंडेड होता है। अब देखो, अब अलग पे आ जाओ, ए और बी तो सेम हो गए, अब जेड तो कितना अलग है? तो जेड अलग ही है। तो जेड क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। तो जेड को अलग से याद करो कि जेड कैसा हो जाएगा? लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। अब 11 के बाद क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये किसके अंदर पाया जाता है? कुछ वायरस के अंदर पाया जाता है। ठीक है? बस ऐसे ही याद करना है आपने, ठीक है? ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। ये सी और डी जो है ये आपने याद नहीं करने हैं, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है? तो जो अलग बात है वो क्या है? वो यही बात है कि जेड जो होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है, और बाकी सारे क्या हैं? राइट हैंडेड है, ठीक है? अब हम डीएनए की पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये वाली पैकेजिंग आज हमने सेल बायो में भी पढ़ी है, इसलिए मैं दोनों को साथ कराना चाह रही थी कि जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको एक साथ किया जा सके, ठीक है? बट कोई नहीं, चलो ठीक है। अब हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल आज पढ़ा ही था कि एक डीएनए है, उसके चारों तरफ जो है हिस्टोन ऑक्टोमर है, तो वो क्या बना देगा? न्यूक्लियोसोम बना देगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बना देगा। ठीक है, तो देखो वही लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए के वाप अराउंड क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर होता है।
ईच न्यूक्लियोसोम में कितने होते हैं? 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं। H1 जो होता है वो लिंकर हिस्टोन होता है, ठीक है? ये याद रखना है और इस मॉडल को बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं हम। अगेन देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2H2, 2H2B, 3 मैंने बोला था कि आपने याद रखना है H2A, H2B और H3 और H4 इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 क्या बन जाएगा? ऑक्टामर बन जाएगा। यही तो बात थी, ऑक्टामर बनेगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए से बाउंड क्यों होते हैं? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उसमें भर-भर के अर्जिनिन है, लाइसिन है जो कि उसको बेसिक बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। जबकि हमारा डीएनए जो है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है? यही सब बातें हैं। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि हिस्टोन के साथ-साथ कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी यहाँ पाए जाते हैं तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है? ये अलग से बात है, तो ये याद रखनी है, ठीक है? अ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए के अगर पैकेजिंग लेवल देखेंगे तो यही है, पहले क्रोमेटिन है जिसमें कि मतलब बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है जिसमें कि डीएनए के और न्यूक्लियोसोम होते हैं। उसके बाद सोलेनॉइड मॉडल है जिसमें कि इतना नैनोमीटर हो जाता है फाइबर उसके बाद और सुपर कॉइलिंग हो जाती है और फिर और कंडेंस हो जाता है, ठीक है? और क्रोमोसोम जो है वो फिर सबसे कंडेंस फॉर्म है, इसमें पी आर्म है, क्यू आर्म है और एक सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी ऑलरेडी हम उस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, बट थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। वहाँ भी हमने ये पढ़ा था कि यूक्रोमेटिन जो है, वो क्या है? वो ऐसे खुली-खुली यूक्रोमेटिन है और हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब ऐसे गुच्छा जो मिलेगा वो हेटेरोक्रोमेटिन है। तो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, ये ज़्यादा स्टेन होती है, तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लिए साइट ही नहीं है, तो ये क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है। जबकि यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर जीन ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर जीन कम होते हैं। लेकिन ये मतलब ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ऑल्दो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन बात ये है कि जीन जो है वो हेटेरोक्रोमेटिन में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट ये इस सेंस में लिखा हुआ है कि जो एक्टिव जीन्स हैं मतलब जो ट्रांसक्राइब हो सकते हैं, वो जीन अगर आप बात करोगे, तो वो जीन जो है यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे, यहाँ पे भर-भर के मिलेंगे, ठीक है? यही बताना था आपको। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखो यहाँ से मैंने तो कोई क्वेश्चन अभी तक आपके एग्ज़ाम में देखा नहीं है, बट कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे जब मैंने अपनी पहली क्लास ली थी ये वाली मोल बायो वाली, कि मैम ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये रह गए हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई टॉपिक क्यों छोड़ना है। मतलब आज तक नहीं आए हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे नहीं आ सकते। क्या पता पूछ लें उनका क्या ही कह सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे जो भी एक्सपेरिमेंट है उनको। आपके पेपर में जो आएँगे वो आएँगे कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ था, ये प्रूव करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? अगर आए तो यही आ सकता है, ठीक है? तो हम उतना ही पढ़ते हैं। बाकी अभी तक तो मैंने तो देखा नहीं है कोई क्वेश्चन, अगर मेरे से छूट गया है तो आई डोंट नो मतलब इतना मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चन होते तो मुझे याद आ जाते, है ना? तो बहुत सारे तो नहीं होंगे, होगा तो कोई 1-2 क्वेश्चन होगा बट उसको भी हम अब कवर कर लेते हैं। मतलब कैसे हमें पता चला कि डीएनए ही हमारा वो मटेरियल है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला ही जा रहा है, ये कहानी है, ठीक है? तो अब कहानी की तरह पढ़ेंगे, कोई नहीं रटेगा, रिलैक्स, काम 2 मिनट के लिए पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। ओके, चलें? सबसे पहले है ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफ्थ ने क्या किया कि वो बोले कि मैं चूहे को निमोनिया कराऊँगा। खेल रहे थे चूहों के साथ, अलग-अलग शौक हैं लोगों के। तो मतलब साइंटिस्ट हैं ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं से कर रही हूँ, क्या बोलते हैं कहानी बनाने के लिए बोल रही हूँ ना। तो ग्रिफ्थ जो है वो चूहों के साथ खेलते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, तो उन्होंने बोला कि चूहों को निमोनिया कैसे हो सकता है? तो एक चूहा लेके आए उससे पहले आप ये देखो, उन्होंने क्या किया स्पेक्ट्रोकोकस निमोनी इसके उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए मतलब 2 भाई लिए स्पेक्ट्रोकोकस निमोनी के। एक भाई वो था जो थोड़ा ताकतवर था, जिसके ऊपर क्या थी एक लेयर चढ़ी हुई थी कैप्सूल की, जो क्या करता था जो वायरुलेंट था, जो चूहों को मार देता था मतलब उनको निमोनिया कर देता। तो एस वाला जो है वो कैसा हो गया स्मूथ क्योंकि उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है और वो जो लेयर है ना वही दिक्कत करती है। वही वायरस को वही चूहे को निमोनिया कॉज़ करा देती है। इसका मतलब एस वाला जो स्ट्रेन होगा जो स्मूथ लग रहा है, लेकिन वो क्या है वो किलर है, ठीक है? वो क्या है किलर है। जबकि जो रफ़ है उसके ऊपर वो मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसकी वज़ह से क्या हो जाएगा ये नॉर्मल हो जाएगा मतलब ये नॉर्मल है, ये चूहों को कुछ नहीं कराता। तो रफ़ वाला कुछ नहीं कराता,
स्मूथ वाला जो है वो किलर है, वो चूहों को मार देता है, निमोनिया करा देता है। तो अब उन्होंने क्या किया, चूहों से खेलने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम किया। उन्होंने बोला उन्होंने आर स्टेन का मतलब रफ, रफ वाला जब उन्होंने किसी माइस के अंदर इंजेक्ट किया, अब रफ वाले के पास तो वो कैप्सूल ही नहीं है मारने वाला, तो चूहा क्या हो जाएगा, ज़िंदा रहेगा, सिंपल बात है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एस्टेन मतलब से स्मूथ वाला डाल दिया, स्मूथ वाले के अंदर क्या है, कैप्सूल है तो मार देगा, तो उसने चूहे को मार दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, इसी एस वाले को उन्होंने हीट किल्ड कर दिया, यानी इसकी पावर्स को एकदम ज़ीरो कर दिया। फिर उन्होंने किसी माउस के अंदर इसको डाला तो वो ज़िंदा रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि पावर्स ही नहीं है उसके अंदर। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि हीट किल्ड यानी कि ये मरे हुए स्ट्रेन के साथ इन्होंने लाइव वाला मरे हुए किलर के साथ इन्होंने क्या कर दिया, जो नहीं मारने वाला स्ट्रेन है वो ऐड कर दिया और इस बार चूहा मर गया। तो इन्होंने बोला कि चूहा क्यों मरा? जो मारने वाला स्ट्रेन था वो तो ऑलरेडी हीट किल्ड था, तो चूहा क्यों मरा? तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा है जो हीट किल्ड के अंदर से लाइव वाले के अंदर चला गया है और इसको भी उसने क्या बना दिया है, इसको भी उसने अपने जैसा किलर बना दिया है जिसकी वजह से हमारे माइस मर रहे हैं। यानी कि कुछ तो है जो ट्रांसफ़ॉर्म होता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है? तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया था? आपने बोलना है ग्रिफ़िथ ने दिया था, ठीक है? उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था? तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हीट किल्ड से लाइव के अंदर चली गई और माइस को उसने मार दिया, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ? अब ये तो पता चल गया कि कुछ तो ऐसा है जो जाता है, लेकिन वो कुछ क्या है? क्या वो प्रोटीन है? क्या वो आरएनए है? क्या वो डीएनए है? वो कार्ब्स है? वो क्या है? मतलब इसको बोलते हैं बायोकेमिकल एस्से कि जो कुछ गया है वो उसकी बा उस वो कैसा केमिकल है? वो एक डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, क्या है? ठीक है? तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसको परफ़ॉर्म किया गया। एक बार डीएनए डाला, एक बार आरएनए, एक बार प्रोटीन, एक बार कार्ब्स। तो इन तीनों से तो कुछ हुआ नहीं, इन तीनों से तो चूहा ज़िंदा रहा। यहाँ भी चूहा ज़िंदा था, यहाँ भी चूहा ज़िंदा था, यहाँ भी माइस ज़िंदा था, चूहा बोल रही हूँ बार-बार। तो जब डीएनए डाला तो माइस मर गया, इसका मतलब डीएनए ही वो चीज़ है, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है और उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है, ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है, आपको इतनी कहानी याद नहीं रखनी है, आपको याद रखनी है बायोकेमिकल एस्से जो है एवरी मैकलेड एंड मार्कार्टी ने दिया था। इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो नेचर है, वो कैसा है मतलब जो ट्रांसफ़ॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है उसका नेचर क्या है, डीएनए है, ठीक है? लेकिन फिर कुछ और साइंटिस्ट आए हार्से और चेज आए, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये कन्फर्म बताया मतलब कन्फर्मेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया जो कि कन्फर्म ये बता के चला गया एक्सपेरिमेंट कि हाँ, डीएनए ही है ना? उसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं हार्से और चेज का ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। तो सीधे नाम याद करने हैं अपने हार्से और चेज का ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बार वो जो अ मतलब जो फ़ास्ट था उसको एक बार उन्होंने किस पे ग्रो कराया, प्रोटीन पे ग्रो कराया। जब प्रोटीन पे ग्रो कराया तो प्रोटीन अंदर नहीं जाएगा, ऑब्वियस है तो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होएगी। लेकिन जब उन्होंने क्या किया डीएनए मतलब फ़ॉस्फ़ोरस में ग्रो कराया तो फ़ॉस्फ़ोर डीएनए के अंदर जाएगा, फ़ॉस्फ़ेट है, तो वो क्या करेगा जब नेक्स्ट में क्या करेगा, जो पैलेट बनेगी उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो करेगी। यानी कि फ़ॉस्फ़ोरस जो है क्योंकि वो डीएनए के अंदर होता है दैट मीन्स ये कन्फर्म हो गया कि डीएनए ही है वो जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ठीक है? तो इक्विवोकल जो प्रूफ था वो किसकी वज़ह से आया था? वो हार्से और चेज़ की वज़ह से आया था। तो अगेन मैं कह रही हूँ आपको अभी इतनी कहानियाँ रटने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अ यूज़ किया था, क्या नहीं यूज़ किया था, इतना अभी अब याद रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप सिर्फ़ या क्या याद करो, आप सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट याद करो, मतलब आप सिर्फ़ एक साइंटिस्ट के नाम और एक्सपेरिमेंट का नाम याद करो और अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये मेरी कहानियाँ याद कर लेना, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ओके? तो चलिए अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल? तो जेनेटिक मटेरियल केमिकली एकदम स्टेबल होना चाहिए, वो मेंडल के कैरेक्टर्स को शो करता होना चाहिए, म्यूटेशन से प्रोन होना चाहिए ताकि वेरिएशंस हो सकें, ठीक है? और शुड रिप्लिकेट अपना रेप्लिकेशन कर सके, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो व्हाई वी प्रेफर वी नोट व्हाई इवोल्यूशन प्रेफर डीएनए ओवर आरएनए डीएनए को क्यों प्रेफ़रेंस दी गई आरएनए से? क्योंकि डीएनए जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल था, आरएनए स्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि उसका जो 2 प्राइम ओएच है वो उसको क्या बनाता है? लेस स्टेबल बनाता है। ये मैं आपको बोल रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल सेंट्रल डोग्मा के ऊपर, ठीक है?
तो कुछ चीज़ें मैं आपको इस स्लाइड्स में से पढ़ाऊँगी और कुछ चीज़ें मैं आपको दूसरी स्लाइड में से पढ़ाऊँगी, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो मैं एक बार के लिए क्या करती हूँ, खुद को गायब कर लेती हूँ, ताकि आपको ये स्लाइड दिख सके अच्छे से। ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है, आप इसको देखो ध्यान से, है ना? चलिए, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, डीएनए है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? सबसे पहले क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या करता है, डीएनए के अंदर स्टोर है इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। सो फ्लो कैसे है, पहले रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए से डीएनए बनना इज़ रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज़ ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना इज़ ट्रांसलेशन, ठीक है? ये बात ओके है। लेकिन लेकिन क्या हो सकता है, कई बार आपका आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था टेमिन और बेल्टीमोर ने, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है जो आपके पेपर में पूछा गया है, दैट इज़ व्हाट इज़ टेमिनिज़्म? टेमिनिज़्म क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही क्या होता है? टेमिनिज़्म होता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल याद रखना, एक्सेप्शन है ये। उसके बाद पहले चलते हैं हम डीएनए के ऊपर, ये देखिए ये डीएनए है। पहले ये डीएनए ऐसा ही था जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी पहले यही सीन था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे आए कौन, हेलिकेजेस। कौन आए आपके, हेलिकेजेस। हेलिकेजेस ने क्या किया, डीएनए को अनवाइंड किया बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखो इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, इन्होंने इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया और क्या कर दिया, डीएनए को अनवाइंड कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है? ये जो दिख रही है आपको। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही डीएनए अनवाइंड हुआ, हो सकता है डीएनए दोबारा बाइंडिंग हो जाए, तो इसके ऊपर क्या जोड़ दिए, इसके ऊपर कुछ एंजाइम जोड़ दिए जिनको हम क्या बोलते हैं, एसएसबीज़ बोलते हैं, ठीक है? फिर किसको लाया गया, फिर प्राइमर को लाया गया, प्राइमर यहाँ पे लगाया और इस तरफ डीएनए बनवा लिया और इस तरफ डीएनए बनवा लिया। डीएनए बनवाने के लिए कौन आया, प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पेशली डीएनए पॉलीमरेज़ 3 आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो फ्रैगमेंट्स बने छोटे-छोटे ओकाज़ा के फ्रैगमेंट्स, उनको जोड़ने के लिए कौन आया आपका, अ, लाइगेज आया, ठीक है? उनको जोड़ने के लिए कौन आया, लाइगेज आया। उसके बाद देखिए, इसको तो अभी मैं कराऊँ। तो पहले अपन मतलब रेप्लिकेशन तक देखते हैं कि क्या-क्या इसने वीडियो के अंदर हमने देखा, मतलब ये जो फ़ाइल थी इसके अंदर अपन ने क्या-क्या देखा। तो सेंट्रल डोग्मा हमें क्या बता रहा है? सेंट्रल डोग्मा हमें यही बता रहा है कि आपका क्या करना है, डीएनए से डीएनए बनना इज़ रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज़ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना इज़ ट्रांसलेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोग्मा का, ये फ्रांसिस crick ने दिया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको टेमिन ने डिस्कवर किया था, इसके लिए उसको टेमिनिज़्म कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से हम क्या बनाते हैं, एक सी-डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, ठीक है? और इस जो प्रोटीन होता है, वो जो एंजाइम होता है वो कौन-सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस हमें क्या कहती है? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि पहले आरएनए आया था, उसके बाद डीएनए आया। अब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि जो हमारा अ, आरएनए है वो एज़ ए जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है और एज़ ए एंजाइम भी काम करता है। तो इसलिए ये जो आरएनए फर्स्ट हाइपोथेसिस है, ये हमें बोलती है कि पहले क्या आया था, आरएनए आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो है ये बोलती है कि पहले क्या आया था, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है आरएनए आया था। ये आपका पीवाईक्यू है। ये उन्होंने पूछा है कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? डीएनए था, आरएनए था, दोनों था या फिर प्रोटीन थे? तो आपने बताना है कि पहले आरएनए था, क्योंकि वो दोनों काम कर लेता है। वो एक तरह से जेनेटिक मटेरियल भी है और एक तरह से राइबोजाइम का काम भी करता है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपने। डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पेपर के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? हमें थोड़ा-सा सेमी कंज़र्वेटिव के बारे में पढ़ना है, जो मेड्सल और स्टाल ने दिया था। उसके बाद हमें मैकेनिज़्म, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैकेनिज़्म भी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एंजाइम, कौन-सा एंजाइम क्या काम करता है। देखो मैकेनिज़्म तो लिखने का काम है, लिखो पहले इनिशिएशन हुआ, फिर इलोंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, ये हुआ। तो पूछने का काम क्या है? पूछने का काम ये है आपके पेपर के हिसाब से, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन होता है वहाँ पे, कि ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम क्या काम करता है। आपको एंजाइम का पता होना चाहिए। क्वेश्चन 2, आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो डीएनए रेप्लिकेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। तो पहले कुछ बेसिक बातें, और बेसिक बातें यही हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन-सी साइकिल एस एस फेज़ में होता है, ठीक है? तो
डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है मेन एंजाइम है किसका? प्रोकैरियोट्स के केस में बात हो रही है यहाँ पे और ये हमेशा 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब मेड्सर और स्टाल का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो अ, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो कैसा होता है? वो सेमी कंज़र्वेटिव होता है। अब मैं इसको आपको थोड़ा-सा बताती हूँ, बाकी इतना भी हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा-सा आपको बताती हूँ। जैसे क्या हुआ, उन्होंने N15 और N14 लेके उन्होंने सॉल्व किया था। मैं आपको और सिंपली तरीके से बता रही हूँ। देखो ये डीएनए है, ठीक है? ये आपको कलर दिख रहा है? येलो कलर का डीएनए है, ठीक है? अब जब सेकंड जनरेशन आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक येलो और दूसरा क्या हो जाएगा? अब जब थर्ड जनरेशन आएगी तो कैसा हो जाएगा? एक येलो, एक पिंक और क्योंकि अब पिंक पे ग्रो कर रहे हैं हम, तो पिंक, पिंक रहेगी। ठीक है? सेम यहीं पे भी एक येलो, एक पिंक, पिंक, पिंक। ठीक है? तो उन्होंने सेम ऐसे ही किया था। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इसको ग्रो कराया N15 पे। तो यहाँ पे क्या हो गया 15, 15 वाले बैंड आए। फिर उन्होंने ग्रो कराया N14 पे। जब 14 पे पहली बार ग्रो कराया तो हाइब्रिड बनेगा और जब दोबारा ग्रो कराएँगे तो क्या हो जाएगा, 2 आपको हाइब्रिड मिलेंगे और 2 आपको प्योरली क्या मिलेंगे, N14 वाले मिलेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से उनको समझ में आया कि जब भी हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें एक पुरानी कॉपी होती है और एक नई कॉपी बनती है। ठीक है? इसको हम सेमी कंज़र्वेटिव मतलब ना पूरी तरह से कंज़र्वेटिव है, ना पूरी तरह से नया है। ये सेमी है, बीच का है, तो ये सेमी कंज़र्वेटिव है। ठीक है? तो क्या कहते हैं? सेमी कंज़र्वेटिव कहते हैं। ठीक है? एक टर्म और भी पूछी जा सकती है दैट इज़ सेमी डिसकंटीन्यूअस। सेमी डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? जब हमारा डीएनए अ, ऐसे बनता है ना? ऐसे यहाँ से सपोज़ ओरिजिन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक तरफ आपका डीएनए देखो कंप्लीट बनेगा और दूसरी तरफ आपका डीएनए इस तरह से बनेगा, ठीक है? तो ये जो डीएनए बन रहा है इस तरह से और एक तरफ कंप्लीट यानी कि सेमी डिसकंटीन्यूअस, आधा कंटीन्यूअस है, आधा डिसकंटीन्यूअस है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेमी, ये लिख लीजिए सेमी डिसकंटीन्यूअस कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? सेमी डिसकंटीन्यूअस होता है और सेमी कंज़र्वेटिव होता है। दोनों बात लिख लीजिए। सेमी कंज़र्वेटिव के साथ ये भी लिख लीजिए, सेमी डिसकंटीन्यूअस, ठीक है? ठीक है, तो अब इस टेबल में से आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए का जो मोड है वो कैसा होता है? तो आपने बोलना है सेमी कंज़र्वेटिव होता है। ये आपको किसने बताया कि सेमी कंज़र्वेटिव होता है? तो आपने ये नहीं करना है कि बायोलॉजी वाली मैम ने बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, सॉरी। ये किसने किया था? ये मेड्सल और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये प्रूव किया था कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा होता है? सेमी कंज़र्वेटिव रेप्लिकेशन का होता है। ठीक है, उन्होंने क्या यूज़ किया था? तो उन्होंने N15 और N14 जो है रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो नहीं आइसोटोप्स उन्होंने यूज़ किए थे। ठीक है? 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस यही पूछे जाएँगे। तो ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, ये वही है। इतना नहीं पूछेंगे आपके पेपर में फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकंड जनरेशन में क्या है, तो एक्स्ट्रा के लिए आपको बता दिया, ठीक है? देखो, वैसे समझ रहे हैं तो और समझ लो। जब स्टार्ट हुआ था मतलब जनरेशन 0 में उन्होंने N15 में ग्रो कराया, ये देखो N15 में ग्रो कराया तो जितने भी आपके डीएनए होंगे 15 मतलब ज़्यादा मतलब हैवी और 14 मतलब कम यानी कि उसको क्या बोलते हैं लाइट, ठीक है? हैवी लाइट ऐसे होता है ना, तो 15 क्योंकि हैवी है और 14 छोटा है तो लाइट है, ऐसे याद रखना है, ठीक है? तो जो आपको बैंड मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे आपको? एक आपको हेवी बैंड मिलेगा, ठीक है? क्योंकि हेवी पे ही ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक जनरेशन के बाद हमने उसको हमने नहीं मेडिसिन और स्टार ने उसको N14 पे ग्रो करा दिया। तो अब आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिड मिलेगा और एक बैंड मिलेगा हाइब्रिड वाला। अब क्या किया नेक्स्ट सेकंड जनरेशन में आपने उसने क्या किया, अब भी उसको आप अगेन 14 पे ही ग्रो करा रहे हो। तो अब आपको क्या मिलेंगे 50% लाइट मिलेंगे और 50% हाइब्रिड मिलेंगे। जो मैंने आपको कलर से अभी ड्रा कराया था वही। फिर अगली जनरेशन में क्या होते जाएँगे, ये जो 50% है ये कम होके 25 हो जाएँगे। अगली जनरेशन में क्या हो जाएँगे 12.5 हो जाएँगे, ऐसे होता रहेगा, ठीक है? तो ये ऐसे ही है। नाउ मैकेनिज़्म ऑफ रेप्लिकेशन और इसमें एंजाइम्स बता रखे हैं, ठीक है? तो पहले हम यहाँ नहीं, पहले हम यहाँ पढ़ेंगे एंजाइम्स को, ठीक है? तो आपको ये एंजाइम्स दिख रहे हैं सारे? ये बहुत ज़रूरी एंजाइम्स हैं, जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से ही आएगा। अब आप समझो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले ये डीएनए है,
हेलिकेज आ रहा है, ये हेलिकेज इनके अंदर आ रहा है, इनके बॉन्ड तोड़ के इनको ऐसे अलग कर दे रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो ये हो गया, तो हेलिकेज क्या करता है? अनवाइंड करता है, अनवाइंड कैसे करता है? कौन से बॉन्ड तोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। उसके बाद फिर क्या होगा? देखो जैसे नॉर्मल भी घर पे होता है, अगर हम क्या करते हैं कोई वायर, कोई रस्सी को ऐसे खोलना स्टार्ट करते हैं, जुड़ी हुई रस्सी को, तो उसके आगे और ज़्यादा वो कॉइलिंग हो जाती है उसके अंदर। तो टोपोआइसोमरेज़ या डीएनए गायरेज़ जो है वो क्या करते हैं, वो आपका जो रेप्लिकेशन फ़ोर्क है उसके सामने जो सुपर कॉइलिंग मतलब और ज़्यादा जो कॉइलिंग हो गई है उसको रिलैक्स करने का काम करते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपके टोपोआइसोमरेज़ होते हैं या जो डीएनए गायरेज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर क्या आपके एसएसबी है जो मैंने बताया था, तो एसएसबीज़ क्या करेंगे जैसे ही आपके ये 2 जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये ऐसे अनवाइंड हुए, जैसे ही आपके दोनों जो स्टैंड है ये अनवाइंड हुए, तो इन पे आके कौन बाइंड कर जाएँगे? एसएसबीज़ बाइंड कर जाएँगे। तो एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि एसएसबीज़ जो है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो है वो कहाँ पे बाइंड करते हैं? हमेशा सिंगल वाले पे ही बाइंड करते हैं, ठीक है? डबल वाले पे बाइंड नहीं करते। वो उसको दोबारा रिवाइंड नहीं होने देंगे, ये उनका काम है। उसके बाद क्या आएगा? प्राइमेज आएगा जो प्राइमर बनाएगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज़ 3 आएगा, जो क्या करेगा? डीएनटीपीज़ को ऐड करेगा 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी कि वो क्या करेगा आपका पॉलीमराइज़ेशन करेगा। उसके बाद फिर क्या आएगा? डीएनए पॉलीमरेज़ 1 आएगा जो क्या करेगा? उस आरएनए प्राइमर को वहाँ से हटाएगा। फिर लाइगेज आएगा जो क्या करेगा? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को जोड़ देगा और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप और देख सकते हो कि सेमी कंज़र्वेटिव होता है, क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है? सेमी कंज़र्वेटिव होता है, ठीक है? उसके बाद बाई डायरेक्शनल होता है, ऑलवेज़ 5 टू 3 प्राइम होता है, ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज़ अपना जो खुद का रेप्लिकेशन है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए, ठीक है? अ, ठीक है, अब आप इस स्लाइड पे देखो, ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफ़रेंस होता है उसके रेप्लिकेशन के अंदर, ठीक है? तो देखो, जैसे अगर आपने नहीं भी पढ़ा है क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं पढ़ा है। हाँ, जो हमारी 12th तक की एनसीईआरटी है उसमें हम मोस्टली प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बीएससी में और एमएससी में तो हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा-सा भूल गए हो, ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हो, तो मैं आपको अ पूरी प्रोसेस अभी समझने का कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब वो बहुत लंबी प्रोसेस है और उसको याद करना, समझना, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पेपर में पूछी ही नहीं जा रही है। आपके पेपर में ये पूछा जा रहा है कि एंजाइम क्या काम करते हैं और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस क्या है? देखो, प्रोसेस तो सेम है। पहले डीएनए जुड़ा हुआ है, वो अलग होएगा तो उसके बाद प्राइमर आएँगे तो उसको एक्सटेंड करेंगे। अब जो अलग बात है वो क्या है? वहाँ पे डीएनए के कुछ नाम है, यहाँ पे डीएनए के कुछ नाम है, खाली बस इतना फ़र्क है। प्रोसेस एकदम सेम है, आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई और तरीका हो रहा है। तरीका यही है, बस नाम अलग है क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, ये यूकेरियोट्स में हो रहा है। तो वो नाम क्या-क्या है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी स्लाइड थोड़ी-सी लंबी है तो मैं अपना कैमरा ऑफ करती हूँ एक बार के लिए, है ना? ये देखिए आप। पहले आप ये देखिए कि प्रोकैरियोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से बस एक बार समझना है फिर याद रह जाएगा। लोकेशन की अगर आप बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए कहाँ पे था? तो आप बोलोगे मैम साइटोप्लाज़्म में ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं कह सकते हैं। तो जब प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो रेप्लिकेशन भी कहाँ हो रहा होगा? साइटोप्लाज़्म में ही हो रहा होगा। तो रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज़्म में। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है? और हमारे पास तो प्रॉपर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में हो रहा होगा। इनका जो डीएनए है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि यूकेरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। हमारा डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। यूकेरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे गोल डीएनए है और सिंपल है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो बहुत सिंपल है, मोनोरा तो बहुत सिंपल है, उसके बाद तो फिर जाके कहीं यूकेरियोट्स है, तो इनमें क्या है? ये देखो ऐसा सिंपल है, यहाँ पे एक कट लगा और यहीं से ऐसे बन गया, तो सिंगल ओरिजिन से ही हो जाएगा। सिंगल ओरिजिन से क्यों हो जा रहा है? क्योंकि एक तो ये क्या है? सिंपल है, दूसरा इनका जीनोम साइज़ क्या है? स्मॉल है। अगर आप हमारा देखोगे तो हम कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब यूकेरियोट्स कॉम्प्लेक्स हैं और हमारा जीनोम साइज़ बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे जो लीनियर डीएनए है उसपे क्या है? मल्टीपल ओरिजिन है, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा 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 है। ठीक है? तो ये याद रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया सिंपल है, उनका जीनोम साइज़ छोटा है, तो उसमें क्या हो रहा है आपका जो वहाँ पे ओरिजिन है वो सिंगल है और हम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए हमारे अंदर ओरिजिन कैसा है? मल्टीपल ओरिजिन है। ठीक है?
अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है, ठीक है? कि जो डीएनए पॉलीमरेज़ 3 हम पढ़ते आए हैं एनसीईआरटी में वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है वो प्रोकैरियोट का पॉलीमराइज़ेशन प्रोटीन है, जो क्या करता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए को रेप्लिकेट कराता है। जबकि अगर आप यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 एंजाइम मिलेंगे, दैट इज़ लैम्डा और इलेप्सन। लैम्डा जो है वो लैगिंग बनाता है, ल से लैम्डा मतलब एल से लैम्डा, एल से लैगिंग, ठीक है? और इलेप्सन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे देखोगे मैंने अगेन ऐसे बनाया, तो एक आपका ऐसे बन जाता है, एक आपका छोटे-छोटे टुकड़ों में बनता है। तो ये जो टुकड़ों में बनता है इसको क्या कहते हैं? लैगिंग कहते हैं, मतलब धीरे-धीरे बन रहा है ना? और ये जो आगे बढ़ता ही जा रहा है एक साथ इसको हम लीडिंग कहते हैं। तो जो लीडिंग स्टेट को बनाने वाला है वो कहाँ है? इलेप्सन है, पूछा जा सकता है। और जो लैगिंग को बनाता है वो कौन है? वो लैम्बडा है, ठीक है? ये याद कर लीजिए अभी के अभी। उसके बाद जो आपने याद करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की जो लेंथ है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, यहाँ पे छोटे-छोटे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है? टाइमिंग क्या है? कंटीन्यूअस है, ये तो एस फेज़ में होता है, हमें पता ही है। टीलोमरेज़ यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन हमारी जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें टीलोमरेज़ की क्या होते हैं? टीलोमरेज़ प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो अब एक परेशानी क्या होती है? मतलब आपसे तो क्या ही इतना वो डीप क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे तो यही पूछेंगे कि टीलोमरेज़ यूकेरियोट्स में टीलोमरेज़ के जैसे देखो क्या होता है, ये डीएनए सपोज़ ये डीएनए ठीक है? इसमें क्या हुआ रेप्लिकेशन हुआ। यहाँ पे छोटा-सा प्राइमर ऐड हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। अब जैसे ही रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है थोड़ी-सी जगह खाली रह जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मतलब जो एंड है उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, उसको टीलोमर्स बोलते हैं। तो जब-जब आपका रेप्लिकेशन होता जाएगा, आपको एक बात समझनी है कि जैसे-जैसे सेल रेप्लिकेशन करती जाएगी, हर एक सेल के रेप्लिकेशन के बाद जो टीलोमर्स की लेंथ है वो छोटी होती जाएगी, ठीक है? जैसे-जैसे सेल रेप्लिकेशन करेगी, वैसे-वैसे सेल डिवीज़न करेगी, टीलोमर्स की लेंथ जो है वो छोटी होती जाएगी। और जितनी-जितनी टीलोमर्स की लेंथ छोटी हो जाती है, यही हमारा रीज़न है कि हमारी एजिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इससे साइंटिस्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है? कि ये रीज़न है। तो जो आपकी कैंसरस सेल रहती हैं क्योंकि कैंसर सेल क्या होती है? इम्मॉर्टल होती हैं, उनमें क्या होती है? मरने की वाली कैपेसिटी होती ही नहीं है। तो ये तो प्रोसेस उनके अंदर भी हो सकता है। उनके टीलोमर्स क्यों नहीं छोटे होते हैं? क्योंकि उनके पास एक अलग तरह का एंजाइम होता है जो टीलोमरेज़ होता है, जो क्या करता है? उनके टीलोमर्स को लंबे करता रहता है, तो वो सेल जो है मरती नहीं है, इम्मॉर्टल हो जाती है, अमर हो जाती है। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन याद कीजिए कि यूकेरियोट्स के अंदर टीलोमरेज़ प्रॉब्लम होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती है क्योंकि सर्कुलर डीएनए है, ठीक है? अब क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो हर एक डिवीज़न के बाद हमारे जो टीलोमर्स हैं वो छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, तो हमारी एजिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो कैंसर सेल हैं उनके अंदर टीलोमरेज़ छोटे नहीं होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम होता है टीलोमरेज़ जो क्या करता है, जो उनके टीलोमर्स को एक्सटेंड करता है, ठीक है? कहानी है, याद कर लीजिए। तो ये याद हो गया आपको ये टेबल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम तरह की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए सेम तरह की बातें लिखी हुई हैं कि स्टेप 1 में क्या होगा आपका टेलोमेरेज़ आपका जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको हेलिकेज़ आएगा, उसके बाद टोपोआइसोमेरेज़ आएगा, वो उसको ओपन कर देगा, ओपन करने के बाद फिर क्या हो जाएगी सुपर कोइलिंग को रिमूव कर देगा, फिर हेलिकेजेज़ आएँगे, उसके बाद एसएसबीज़ आएँगे जो क्या करेंगे प्रिवेंट करेंगे कि दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना बने, ठीक है? उसके बाद फिर रेप्लिकेशन फ़ॉर्क पे आपका लैगिंग और लीडिंग स्टेजेज़ बनेंगे, ठीक है? तो ये आपका जो लीडिंग होता है उस पे कंटीन्यूअस बनता है, जो लैगिंग होता है उस पे कैसे बनता है डिसकंटीन्यूअस बनता है, इसलिए इसको हम सेमी डिसकंटीन्यूअस बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या याद रखना है देखो अगेन फिर से वही टेबल दे रखी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपका एंजाइम क्या फ़ंक्शन कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है और अगर उससे हायर लेवल का कोई क्वेश्चन आएगा तो टीलोमर से आएगा जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो देखो गाइरेज़ क्या करता है रिमूव करता है सुपर कॉइलिंग को, हेलिकेज़ क्या करता है अनवाइंडिंग करता है, एसएसबीज़ क्या करते हैं स्टेबलाइज़ करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड को, प्राइमेज़ क्या बनता है प्राइमर बनाता है। 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए पॉलीमरेज़ 3 क्या करता है? ये आपका मेन एंजाइम है जो एनटीपीज़ को ऐड करता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? रिमूव करते हैं किसको? प्राइमर को। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? डीएनए पॉलीमरेज़ 1 भी आ सकता है, ठीक है? सेमी कंज़र्वेटिव होता है, सेमी डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट जो किया था ये नहीं इतना याद करना है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसक्रिप्शन तो चलिए पहले 1 ग्लास पानी पीजिए सब लोग, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है? ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या पढ़ना है? देखो अगेन मैं कह रही हूँ कि पूरी प्रोसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइम्स पढ़ेंगे, एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं। हमें पढ़ना है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से एंजाइम काम करते हैं, यूकैरियोट्स में कौन से एंजाइम काम करते हैं। प्रोसेस क्या है अब क्या बनना है? अब हमारा डीएनए बन चुका है। अब डीएनए से क्या बनना है? अब डीएनए से एमआरएनए बनना है। इसी को क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? आरएनए पॉलिमरेज़ डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि जो आरएनए पॉलिमरेज़ है वो डीएनए को देख-देख के ही तो क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलिमरेज़ है। जहाँ पे डीएनए बन रहा था उसपे उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलिमरेज़ था। यहाँ पे क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलिमरेज़, ठीक है? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो हमें पता ही है कि साइटोप्लाज़्म में होगा, यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है, ठीक है? सेम डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है जो पहले हो रही थी, ठीक है? अब हमें क्या समझना है, देखो ये वाली जो लाइन है ना, इससे मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। चलो मैं आपको इसको समझा देती हूँ एक बार। हाँ, तो देखो, ये क्या है? ये डीएनए है, एक बार ध्यान से समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। ये डीएनए है, ठीक है? ये डीएनए से अब क्या बनेगा? ये डीएनए से हमारा ये एमआरएनए बनेगा। इसको मैं एमआरएनए बोल देती हूँ, ठीक है? ये इसको ये डीएनए का ए स्ट्रैंड है, ये बी स्ट्रैंड है और इसको मैं बोल देती हूँ ये सी है, ठीक है? स्ट्रैंड का हमने नाम दे दिया ए, बी, सी ऐसे। अब क्या हो रहा है? हमारा इस वाले डीएनए को देख के ये जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड है इसमें से एक क्या करेगा? टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। सपोज़ ये वाला टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है। जब ये टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट्री जी हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पलेट है तो इसको देख के ये बना है बनेगा, तो जी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे सी था, सी को देख के यहाँ पे जी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी का सी हो जाएगा, है ना? इतना समझो आप। तो अभी देखो आप क्या देख रहे हो? बी जो टेम्पलेट की तरह कर रहा था और जो हमारा एमआरएनए बना है और ये जो ए वाला स्ट्रैंड था, जो नॉन टेम्पलेट था, ये क्या है? टेम्पलेट है, तो ये कैसा बनेगा? इसको हम नॉन टेम्पलेट कहेंगे। ठीक है? ये देखो यहाँ भी एसी है, यहाँ भी एसी है। मीन्स जो नॉन टेम्पलेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो सेम इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर आएगी? एमआरएनए के ऊपर आएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक-दूसरे के, ठीक है? ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बन रहा है, ठीक है? जैसे मैं कहूँ कि A इज़ इक्वल टू B है और B इज़ इक्वल टू C है, तो आप बोलोगे मैम A इज़ इक्वल टू C होता है, सेम उसी तरीके से, है ना? लेकिन अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो टेम्पलेट है और ये क्या है? आपका एमआरएनए है, इसको हम नॉन टेम्पलेट बोलेंगे। लेकिन इसका और इसका जो सेंस है, मतलब यहाँ भी आप बोल रहे हो एसी, यहाँ भी आप बोल रहे हो एसी, तो सेंस जो है वो सेम है। इसलिए नॉन टेम्पलेट को हम क्या कहते हैं? सेंस स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस स्टैंड कहते हैं। जिस जो ये कोड कर रहा है वही ये कोड कर रहा है, इसलिए हम इसको कोडिंग कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। और ये तो आपस में सेंस नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटी सेंस कहते हैं। ठीक है? ये तो आपस में कोड नहीं कर रहे हैं, अ, बी और सी तो आपस में कोड नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम नॉन कोडिंग कहते हैं। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंस, स्टैंड और ये सेम होते हैं कि नहीं, तो ये आपको याद रखना है। अब याद रखने का भी तरीका बता देते हैं और छोटा कर देते हैं। देखो, ये तो सबके पास है ना, सीएनएस तो सबके पास है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है ना सबके पास। तो देखो, सी फॉर कोडिंग, बोलो जल्दी बोलो, सी फॉर कोडिंग, एन फॉर नॉन टेम्पलेट, एस फॉर सेंस। जो कोडिंग होगा वही नॉन टेम्पलेट होगा, जो नॉन टेम्पलेट होगा वही सेंस होगा। बस उसके अपोजिट तो आप याद कर सकते हो। अगर वो भी याद नहीं हो रहा तो उसमें क्या है, आपको पता है एक एजेंसी है जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम लेती है। क्या नाम है उस एजेंसी का? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? तो एन से क्या बनेगा? एन से बनेगा आपका नॉन कोडिंग, टी से बनेगा टेम्पलेट और ए से बनेगा एंटीसेंस। तो ऐसे याद रखना है। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, सीएनएस मेरे पास है और एनटीए एग्ज़ाम लेती है, ठीक है? तो इससे आप इसको बना सकते हैं।
आप एक एक बार आप घर पे ट्राई करिए तो हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि सेम एंटी सेंस स्टैंड और सेंस स्टैंड क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये तो क्वेश्चन लैंग्वेज 1 होगी, क्वेश्चन लैंग्वेज 2 क्या होती है? एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, उन्होंने एक स्टैंड दिया था, एक स्टैंड मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था ए, टी, जी, सी, जी, टी, ए ऐसे लिखा हुआ था और उन्होंने बोला था कि ये क्या है? ये आपका सेंस स्टैंड है। क्या है ये आपका? सेंस स्टैंड है और अब आप ये बताओ कि एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए? आप क्या करोगे? उस टाइम पे ऐसी गलती हो सकती है कि भई डीएनए का एक स्टैंड दे रखा है, सीधा का सीधा आप इसके नीचे एमआरएनए का स्टैंड बना दोगे कि ए का जी हो जाएगा, टी का जो है वो ए हो जाएगा, इस तरह से आप लिख दोगे ए, टी और जीसी वाली पेयरिंग करके, लेकिन फिर ये गलत हो गया क्योंकि सेंस स्टैंड तो टेम्पलेट होता ही नहीं है। टेम्पलेट क्या होता है? जो एंटी सेंस होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एंटी सेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे, फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो आपका एमआरएनए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए मैंने इतनी कहानी आपके सामने सुनाई है, सिम्प्लीफाई करके, ठीक है? तो क्वेश्चन का कुछ नहीं पता, एक बार आया तो दोबारा भी आ जाए और ये तो ईज़ी लग रहा था पेपर में तो, और ईज़ी जो लग रहा है उसी में फँसने की ईज़ी ट्रैप मैंने आपको बताया था ना ईज़ी ट्रैप होता है, जो क्वेश्चन ईज़ी लगेगा ना उसमें कुछ तो तिकड़म होएगी, तो ये तिकड़म थी वहाँ पे, ठीक है? अभी आप समझे? एस्टेट इज़ नॉट हलवा, इट इज़ क्या बोलते हैं उसको? अरे वो बड़ी-सी पूरी होती है, नाम क्यों भूल जाती हूँ यार? छोला भटूरा, यस छोला भटूरा, वो जो भटूरा जो किसी से जल्दी से बन नहीं पाता, वो है एस्टेट, हलवा तो सब बना लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रोसेस ये यहाँ पे आपने यही लिखा हुआ है इन सब बातों में, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, डाटा बॉक्स यानी कि प्रमोटर होते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊँगी, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर से आते हैं एक बार बेसिक प्रोसेस समझ लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो ये क्या था डीएनए था, एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, तो ये जो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर क्या होगा, एक रीजन होगा मतलब अभी भी ये क्या है डीएनए का ही स्टैंड है, ठीक है? ये डीएनए का स्टैंड है, इस पे एक रीजन होगा जिसको हम प्रमोटर बोल देंगे, उस प्रमोटर पे आके कौन बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंड होगा। मतलब आरएनए पॉलीमरेज़ थोड़ा-सा बुद्धू एंजाइम है, उसको पता नहीं चल रहा कि डीएनए में मैं कहाँ पे जाके बाइंड करूँ और इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट करूँ आरएनए बनाने के लिए। वो मतलब थोड़ा-सा बुद्धू सा है, उसको थोड़ा आइडिया नहीं है, वो डीएनए पॉलीमरेज़ जैसा शार्प नहीं है, वो थोड़ा-सा है मतलब बुद्धू है थोड़ा-सा, उसको नहीं पता। तो वो क्या करता है अपने दोस्त को बोलता है कि चलो यार मेरे को बता दो, मेरे को नहीं पता कि कैसे इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करूँ, मेरी हेल्प कर दो। तो उसका दोस्त उसके साथ आता है, उसका दोस्त का नाम क्या है? उसका दोस्त का नाम सिग्मा है। सिग्मा, है ना? तो सिग्मा जो है वो उसके साथ आता है और मतलब सिग्मा थोड़ा है मतलब ऐसे सिग्मा जैसा होता है वैसे वाला कि चल उसका हाथ पकड़ के लेके आता है और उसको प्रमोटर पे बिठाता है कि ये ले, अब कर ट्रांसक्रिप्शन और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो ये वहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि एक ये क्या है, ये डीएनए है जिसको एमआरएनए जिससे एमआरएनए बनाना है। तो इस डीएनए को ये नहीं पता कि ये प्रमोटर है, ये वो जगह है जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा, उसको नहीं पता है। तो उसके साथ कौन आता है? उसके साथ आता है आरएनए पॉलीमरेज़ लेकिन वो अपने दोस्त को लेके आता है सिग्मा को। सिग्मा क्या करता है? इसको बताता है कि यहाँ से स्टार्ट करो। तो सिग्मा क्या करता है? सिग्मा हेल्प कर रहा है इन द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन और जैसे ही इनिशिएशन होता है फिर ये निकल जाता है, ठीक है? अब क्या हुआ ऐसे-ऐसे करके इसने पूरा एमआरएनए बना दिया, ये देखो एमआरएनए बना दिया। अब इसको ये भी नहीं पता कि रुकना कहाँ है, क्योंकि वो बुद्धू है। तो फिर एक और दोस्त आता है उसका नाम है आरएचओ रो, रो मतलब रुको, रुको, ऐसा रुको। तो रो इसको समझाता है कि भाई टर्मिनेशन साइट आ गई है, रुक जा, अब मत बना। तो फिर ये वहाँ पे रुक जाता है। तो ऐसे याद करना है सिग्मा और रो, कई बार वो इनका फंक्शन जो है रिवर्स लिख देते हैं कि रो जो है वो इनिशिएशन कराता है, सिग्मा जो है वो टर्मिनेट कराता है। बस यही बात याद रखनी है, आपका पेपर सॉल्व है। ठीक है?
तो चलो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, ये तो कहानी हो गई, अब मैं आपको सीरीज़ बता देती हूँ। ये देखो 2 डीएनए के स्ट्रैंड होंगे, उसमें से एक जो है टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। वहाँ पे जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज़ को बाइंड करना है उसको पता ही नहीं है, उस रीजन को प्रमोटर रीजन कहते हैं। टाटा बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है? उस रीजन पे आके क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंड करेगा लेकिन वो अकेला बाइंड नहीं करता, उसके साथ-साथ सिग्मा बाइंड करता है, ऐसे लिखा होता है सिग्मा। सिग्मा बाइंड करता है जो इसका इनिशिएशन स्टार्ट करता है, फिर खुद निकल जाता है। लेकिन जहाँ पे रुकना होता है वहाँ पे कौन आता है? रो एंजाइम आता है जो उसको रोकने का काम करता है, रुको, बन गया, एमआरएनए बन गया, ठीक है? ऐसे याद करना है आपने, ये देखो। इनिशिएशन के स्टेप में क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंड करेगा प्रमोटर से, सिग्मा फैक्टर जो है हेल्प करता है इसका टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद इलोंगेशन होगा जहाँ पे एनटीपीज़ को बाइंड किया जाएगा, जहाँ पे मेन आरएनए पॉलीमरेज़ आपका काम करेगा। सिग्मा फैक्टर जो है रिलीज़ हो जाएगा। ये याद रखना है कि सिग्मा फैक्टर जो है सिर्फ़ इनिशिएशन करा रहा है, इलोंगेशन नहीं करा रहा है, टर्मिनेशन भी नहीं करा रहा है। उसके बाद टर्मिनेशन में कुछ रो फैक्टर आएँगे जो आरएनए पॉलीमरेज़ से बाइंड करेंगे और बताएँगे कि भैया रोक दो, ठीक है? बुद्धू एंजाइम है, नहीं पता कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। ओके, सो अब आप देखो, अब अगेन वही समस्या हमारे सामने आ गई है कि हमें ये पता होना चाहिए कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? जैसे पहले आया था वैसा ही समस्या फिर आ गई है। तो चलो फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यूकेरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये प्रोसेस भी अभी साइटोप्लाज़्म में ही होगी, इसके पास है ही नहीं न्यूक्लियस जैसा कुछ। लेकिन यहाँ पे यूकेरियोट्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस में हो रही होगी। यहाँ पे सिर्फ़ एक ही टाइप का एंजाइम है, प्रोकैरियोट्स वेरी सिंपल देखो डीएनए में भी एक तरह का एंजाइम था जो सारा प्रोसेस कर रहा था, कौन था? डीएनए पॉलीमरेज़ 3 था। जबकि यूकेरियोट्स वहाँ भी क्या बोलते हैं उसको? वहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी में आ गए थे, वहाँ भी कि मेरे पास तो 2-2 बॉडीगार्ड्स हैं, तो वो 2 लोगों से काम करा रहे थे। एक था लैम्ब्डा, एक था इलेप्शन, ठीक है? लेकिन ये यहाँ भी सिंपल है, ट्रांसक्रिप्शन भी सिंपल है, एक ही एंजाइम से करा देंगे, एक ही तरह के आरएनए से करा देंगे। लेकिन यूकेरियोट्स यहाँ भी अपना दबदबा जमाएँगे, बोलेंगे नहीं एक से नहीं होगा, 3 लोग लेके आओ, काम ज़्यादा है। तो अब कॉम्प्लेक्स हो गया है तो 3 लोग आएँगे, मतलब 3 आरएनए पॉलिमरेज़ आएँगे जो काम करेंगे यूकेरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन करने में, ठीक है? यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है, यहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, यहाँ पे रो फैक्टर होता है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर है, हमें याद नहीं करने हैं, ठीक है? ये कपल्ड है किसके साथ? ट्रांसलेशन के साथ। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में एक साथ-साथ चलता रहता है, ठीक है? जबकि हमारे में क्या होता है, पहले न्यूक्लियस के अंदर क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए बाहर आएगा, फिर आरईआर में क्या होगा उसका? ट्रांसलेशन होगा, अभी हमने पढ़ा पिछली क्लास में। उसके बाद सीधा फंक्शनल एमआरएनए बन जाता है, कोई होच-पोच नहीं, कोई इंट्रो नहीं, एक्सॉन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सही आरएनए बनता है, ऑपेरॉन सिस्टम आते हैं, ये हो गया। लेकिन हमारे में क्या है, हम बहुत वो हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको? याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते हैं हरियाणवी में। हम बहुत वो हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, यूकैरियोट्स ने क्या किया, बोले कि हम 1 एंजाइम से काम नहीं करा सकते, हमें 3 एंजाइम चाहिए। तो बोले ठीक है, तुम ले लो, तो इन्होंने आरएमटी 3 एंजाइम लिए, नहीं सॉरी 1, 2, 3 तो इन्होंने क्या लिए 3 एंजाइम लिए। आरएनए पॉलीमरेज़ 1, आरएनए पॉलीमरेज़ 2, आरएनए पॉलीमरेज़ 3 ठीक है? तो आरएनए पॉलीमरेज़ यूकेरियोट्स बोले कि हमसे 1 आरएनए से काम नहीं बनेगा, हमें 3 आरएनए चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज़ 1, आरएनए पॉलीमरेज़ 2, आरएनए पॉलीमरेज़ 3 फिर इन तीनों को अपना-अपना काम दे दिया। काम क्या था? तुम आरएमटी की घड़ी बनाओ। क्या बनाओ? जैसे एचएमटी की घड़ी आती थी, तुम आरएमटी की घड़ी बनाओ, ठीक है? दैट मीन्स का मतलब क्या हो गया कि जो आरएनए पॉलीमरेज़ 1 है, वो क्या बनाएगा? वो आरआरएनए बनाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज़ 2 है, वो क्या बनाएगा? वो एमआरएनए बनाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज़ 3 है, वो क्या बनाएगा? वो टीआरएनए बनाएगा, ठीक है? इसमें से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तीसरी बार भी आ सकता है। वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? तो आपने क्या याद रखना है? एक बार मैं फिर से ट्रिक याद करा देती हूँ यूकेरियोट्स की। पहले लिखना है आपने आरएनए पॉलीमरेज़ उसके नीचे लिखना है 1, 2, 3 उसके बाद लिखना है आपने आरएमटी, आरएमटी हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ें, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन डन, ट्रांसक्रिप्शन से इतना ही आएगा, ठीक है? मोर देन इनफ ही बता दिया मैंने। ये देखो सेम वही लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज़ 1 जो है वो आपका राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा,
सी जो है वो ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन आता है स्प्लिट जीन किसको बोलते हैं? स्प्लिट जीन का मतलब एक ऐसा आरएनए जिसके अंदर क्या है एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। जैसे देखो अभी क्या हुआ, ये जो आपका बना मैंने क्या बताया आपको डीएनए था, डीएनए से टेम्पलेट निकला, टेम्पलेट से फिर आपका एमआरएनए बना। लेकिन ये जो एमआरएनए बना ना ये अभी क्या है इमैच्योर है, ठीक है? इमैच्योर है मतलब क्या हो गया आपका कुछ हो गया था पता नहीं क्या। ठीक है, तो ये क्या है अभी आपका इमैच्योर है। इमैच्योर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आपका एक्सोन और इंट्रोन दोनों चीज़ है, ठीक है? एक्सोन और इंट्रोन दोनों चीज़ है। जैसे बच्चे थोड़े से इमैच्योर होते हैं तो वो क्या करते हैं, गलतियाँ भी करते हैं और सही काम भी करते हैं। तो इसमें भी क्या है एक्सोन और इंट्रोन दोनों चीज़ है। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में क्या किया जाए जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी गलतियों को ठीक किया जाता है और फिर वो सिर्फ़ सही काम करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है वैसे ही ये जो इमैच्योर बना हुआ है इसके अंदर से धीरे-धीरे इंट्रॉन्स को निकाल देंगे, इंट्रॉन्स हमारे काम के नहीं होते और एक्सोन यानी कि जो अच्छे पार्ट्स बनेंगे उनको जोड़-जोड़ के हम क्या करेंगे प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है? तो यही हमारा है, अब इसको देखते हैं आगे देखो क्या हो रहा है। तो एक बार पूछा गया था स्प्लिट जीन क्या होता है? तो स्प्लिट जीन का मतलब वही है एक ऐसा है mRNA जिसके अंदर क्या होता है अभी एक्सोन भी है, इंट्रॉन भी है। सेम एचएनआरएनए भी इसको ही कहते हैं जिसमें एक्सोन और इंट्रॉन दोनों चीज़ें हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? सो एचएनआरएनए और स्प्लिट जीन ये दोनों पूछे गए हैं तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद हम फिर क्या करेंगे इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग है उसको अपन रिमूव कर देंगे। फिर एक्सोन जो है बचेंगे एक्सप्रेस करते हैं जो तो एचएनआरएनए जो है यानी कि हेटेरोजीनस आरएनए जो है एक ऐसा आरएनए होता है इसके अंदर क्या होता है आपका इंट्रॉन प्लस एक्सोन दोनों होते हैं। ठीक है? अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन के बाद कुछ मॉडिफिकेशन होती है, इनमें से प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ नहीं होता क्योंकि सिंपल है। सिंपल, वेरी सिंपल लेकिन यूकेरियोट्स को तो करना है कॉम्प्लेक्सिटी, उनसे नहीं रहा जा रहा बिना कॉम्प्लेक्स रहे, ठीक है? तो उन्होंने तो कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे यूकेरियोट्स के अंदर। देखो, होता क्या है यूकेरियोट्स के अंदर? यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या बना? हमारा एमआरएनए बना। अब न्यूक्लियस में तो इसको बचाने के लिए कई लोग थे, ठीक है, जो इसको डिग्रेड नहीं होने दे रहे थे, लेकिन अब इसको क्या करना है, अब इसको जाना है साइटोप्लाज़्म में। साइटोप्लाज़्म में बैठे हैं इसके दुश्मन जिसका नाम क्या होता है आरएनए आरएनएज़ आरएनएज़ क्या करेंगे इसको यहाँ आते ही क्या कर देंगे, इसको टुकड़ा-टुकड़ा कर देंगे। तो अब इसको बचना पड़ेगा टुकड़ा-टुकड़ा होने के लिए, ठीक है? जैसे क्या होता है जब कोई कैदी होता है, जेल से भाग के आ जाता है, तो पुलिस वाले इसको ढूँढते रहते हैं कि इसको पकड़ के वापस जेल में डालेंगे। तो वो बचने के लिए क्या करता है, वो अ, अपना क्या बोलते हैं मेकओवर चेंज कर लेता है, लड़का से लड़की बन जाएगा, ऐसे कपड़े पहनेगा या कुछ थोड़ा अपना अंदर चेंज लेके आएगा कि पुलिस वाले मुझे पहचान ना सकें और मैं थोड़े दिन और फ्रीली घूम सकूँ, है ना? तो ये भी वैसे ही करता है। अब ये एमआरएनए को यहाँ पे आना है लेकिन इसके दुश्मन बैठे हैं जो आते ही इसका टुकड़ा-टुकड़ा कर देंगे। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा-सा बोलता है कि न्यूक्लियस में बोलता है कि मेरे को थोड़ा चेंज करके भेजो ताकि ये लोग मुझे पहचान ना पाएँ और मैं ईज़िली प्रोटीन बना सकूँ, है ना? तो इसके अंदर कुछ चेंजेज़ किए जाते हैं। वो चेंजेज़ क्या हैं? पहले तो इसको कैप पहनाई जाती है। वो लोग ऐसे होते हैं ना कैप पहन के रखते हैं ताकि हमें कोई पहचान ना सके, तो सेम ये 5 प्राइम एंड पे कैप पहनाई जाती है। इसके 3 प्राइम एंड पे एक टेल जोड़ी जाती है, लंबी सी पूँछ जोड़ी जाती है, ठीक है? और इसको स्प्लाइसिंग मतलब इसमें से इंट्रॉन जो गलतियाँ हैं वो क्या की जाती हैं, निकाली जाती है, ठीक है? और अच्छी बातों को जोड़ दिया जाता है। ऐसे होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। ओके, सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। अ, हो सकता है क्या? चलो मैं इसको ना वही कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, अभी मैं थोड़े हैक हो जाती हूँ। क्योंकि अब अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो फिर मुझे परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं क्लास को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। ओके, सो देखो पहले क्या है हमारे पास ये जो यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी का मतलब इमैच्योर जो होता है उसको हम एचएनआरएनए कहते हैं, हेटेरोजाइगस आरएनए कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो क्या बनता है फंक्शनल आरएनए बनता है। प्रोकैरियोट्स में ऐसे प्रोसेसिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है? ये सिर्फ़ यूकेरियोट्स में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पहली है 5 प्राइम कैपी, उसमें हम क्या करते हैं मिथाइल जो गुआनियोसाइन है उसके जो मिथाइल ग्रुप 7 पोज़ीशन पे जो है उसपे क्या करेंगे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे जो 5 प्राइम एंड पे, तो उसको आरएनए जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा किससे डिग्रेडेशन से, क्योंकि उसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है? अ, डिग्रेडेशन से वो क्या हो जाएगा बच जाएगा और एक उसपे अलग से कैप जुड़ जाएगी जिससे राइबोसोम उसको पहचान लेंगे और जल्दी से ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद
3 प्राइम टेल उसकी जो 3 प्राइम है उसपे हम क्या करेंगे पॉली ए टेल यानी कि ऐसे-ऐसे ऐसे सीक्वेंस डाल देंगे 200 से 300 एडेनिन ऐड कर देंगे। ये हेल्प करता है उसको न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में यानी कि जब वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज़्म में जाता है तो उसमें इसको हेल्प होती है। उसके बाद स्प्लाइसिंग का तो हमें पता ही है कि इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग है उसको रिमूव करेंगे, एक्सॉन जो कोडिंग है उनको जोड़ देंगे और क्या जो स्प्लाइसोसोम है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्नर्प्स कहते हैं, एसएनआरएनएज़ कहते हैं, ठीक है? और एक मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा हमारा। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होती है? ये भी पूछा गया है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब होता है जैसे अ, 1 मिनट देना। हमारा जो इमैच्योर आरएनए है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है? उसमें ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है और ये आपके जो ग्रीन वाले हैं ये एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है। ये एक्सॉन 1 है, एक्सॉन 2 है, एक्सॉन 3 है। तो इंट्रॉन को तो हम रिमूव कर देंगे, उसके बाद क्या बचेंगे? उसके बाद बचेंगे क्या? अब इंट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया। बाय स्प्लाइसिंग, ठीक है? अब हमारे क्या बच गए? एक्सॉन बच गए। अब हो सकता है हम 1 और 2 को एक साथ जॉइन कर दें। हो सकता है 1 और 3 एक साथ जॉइन हो जाएँ। हो सकता है 2 और 3 एक साथ जॉइन हो जाएँ। तो इससे क्या होगा? अलग-अलग तरह के प्रोटीन बन जाएँगे, ठीक है? तो एक ही जीन से आपके क्या बन जाएँगे? मैनी प्रोटीन बन जाएँगे। तो इसको आप क्या कहते हो? इसको आप अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हो। 1 प्री-एमआरएनए एक ही प्री-एमआरएनए को हम स्प्लाइस्ड करेंगे डिफरेंट वे में ताकि हमारे बहुत सारे प्रोटीन बन जाएँ एक जीन से। इसको हम क्या कहते हैं? ताकि प्रोटीन में डाइवर्सिटी आ सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं इसको हम, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन को। टीआरएनए से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया है, एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि टीआरएनए का जो 2डी स्ट्रक्चर होता है, वो क्लोवर लीफ जैसा होता है और जो 3डी स्ट्रक्चर होता है, वो इन्वर्टेड एल जैसा होता है, ठीक है? ये कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है आपका? प्रेज़ेंट होता है राइबोसोम में, जो क्या करता है जो प्रेज़ेंट होता है साइटोप्लाज़्म में, जो क्या करता है राइबोसोम को लेके आने का काम करता है ट्रांसलेशन के अंदर। ठीक है? नाउ जेनेटिक कोड, तो अब जेनेटिक कोड से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो एक तो मैंने आपको वो टेबल जैसी बताई थी ना कि ये ऐसे करके टेबल रहता है, उसमें अलग-अलग 64 कोडोन हैं, जैसे कि एयूजी, एजीए ऐसे 3-3 न्यूक्लियोटाइड के 64 कोडोन हैं। हर कोडोन जो है किसी-किसी को कोड कर रहा है, किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो क्वेश्चन एक तो ये आता है कि ये किसको कोड करता है, ये किसको कोड करता है। तो इसको याद करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो 64 कोडॉन है उसको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो पर मुझे लगता है कि अभी पेपर से 4 दिन पहले ये करना बेवकूफ़ी है क्योंकि अ, नहीं करना है हमें ऐसे, ठीक है? अगर क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल अगर जो आपने पीवाईक्यू कर रखे हैं, उनसे ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जितनी हमें जानकारी है हम उतने हिसाब से कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम आप आपके एनसीईआरटी जो 12th क्लास के एनसीईआरटी या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए तो 64 कोडन की एक जो आपका ऐसा टेबल रहती है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो जो बेसिक बातें हैं अभी हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड पे काम किया था। जैसे कि आपके हरगोविंद खुराना है, नीबंग मिथाई है, ये सब हैं। तो नाम नहीं पूछेगा आपसे कोई। क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि टोटल कोडॉन कितने होते हैं? तो आपने बोलना है ये पूछा भी जा चुका है। टोटल कोडॉन जो है वो 64 होते हैं जिसमें से 66 जो है वो कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। लेकिन 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं जो किसी के लिए किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। उसके बाद साइलेंट फीचर क्या है कि ट्रिपलेट होते हैं मतलब 3 कोडॉन मिलके 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके 1 कोडॉन बनाते हैं, ठीक है? नॉन एम्बिगुअस होते हैं, 1 कोडॉन जो है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा लेकिन इसमें कुछ है और एक्सेप्शन भी हैं। कोमा लेस होते हैं, कोई कोमा, पंक्चुएशन ये सब बातें नहीं होती, नॉन ओवरलैपिंग होती हैं। डिजर्नेशिया होती है जैसे कि कुछ अमीनो एसिड जो है एक से ज़्यादा कोडॉन उनके लिए कोड करते हैं। तो यूनिवर्सल तो होते ही हैं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक कोडॉन है वो कुछ अलग कोड करते हैं, न्यूक्लियस के कुछ अलग कोड करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वोबली हाइपोथेसिस कहते हैं क्योंकि ये किसने दी थी? वोबली ने दी थी। ठीक है? उसके बाद जैसे कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो एयूजी होता है जो मेथिओनिन को कोड करता है। ठीक है? स्टॉप कोडॉन जो है 3 है यूएए, यूजीए और यूजीए ये सब क्या है? ये आपके स्टॉप कोडॉन है तीनों, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं किस पे ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन में आप पढ़ोगे कि अब कैसे आपका जो एमआरएनए बन गया है उससे प्रोटीन कैसे बनेगा, दिस इज़ ट्रांसलेशन ठीक है? तो हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं।
तो अभी तक ट्रांसलेशन से आई थिंक एक ही क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ़ उतना पढ़ेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो चलिए ट्रांसलेशन का ओवरव्यू क्या है? तो ट्रांसलेशन का ओवरव्यू तो यही है कि आपका एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। लोकेशन कहाँ पे होती है? ट्रांसलेशन तो प्रोकैरियोट्स की बात करो या यूकेरियोट्स की बात करो, कहाँ पे होएगा? साइटोप्लाज़्म में ही होएगा। ये हम आज हमने हमारी सेल की पहली क्लास में भी देखा था, ठीक है? नाउ अब आपका जो एमआरएनए है मतलब इसमें तीनों चीज़ यूज़ होती है, एमआरएनए भी, टीआरएनए भी, आरआरएनए भी, राइबोसोम्स भी, आपके अमीनो एसिड भी, एंजाइम भी और एनर्जी भी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? जीटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है? तो ये देखो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दिस इज़ द पीवाईक्यू। पहला और दूसरा स्टेप दोनों को जोड़ के इन्होंने लिख दिया है कि पहला स्टेप जो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है जिसको एक एंजाइम जो है वो करता है इसको हम क्या बोलते हैं टीआरएनए अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये देखो अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज यही पूछा गया था कि जो ट्रांसलेशन का चार पहला स्टेप है दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए उसके अंदर कौन सा एंजाइम वर्क करता है तो आपने बना था अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज वर्क करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा अमीनो एसिड है उसके साथ एक एटीपी ऐड करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसमें हमारे जो राइबोसोम होते हैं उसके ऊपर 3 साइट होती हैं दैट इज़ ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट जहाँ पे अमाइलो जो एक्टिवेटेड हमारा अमाइनो एसिड है वो जाके बाइंड करता है। उसके बाद पी साइट जहाँ पे आपका बॉन्ड बनता है 2 अमीनो एसिड्स के बीच में और उसके बाद जो है आपका एक्जिट साइट जहाँ से आपका वो पॉलीपेप्टाइड जो है उसको राइबोसोम को एक्जिट करना स्टार्ट कर देता है उसको ई साइट बोलते हैं। ठीक है? जीटीपी यूज़ होती है। टर्मिनेशन कब होता है? जब स्टॉप कोडन आ जाएगा तो अपने आप वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं लैक ऑपरेंड तो यही वो टॉपिक था जो पिछली बार रह गया था लैक ऑपरेंड वाला। तो मुझे लगा कि चलो आज इसको कल कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो सकता है कि जब दोनों का डिफरेंस पढ़ाई है तो इसका भी डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो देखो प्रोकैरियोट्स में तो प्रोकैरियोट्स वाले राइबोसोम यूज़ होंगे और यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स वाले राइबोसोम होंगे। एक जो मेजर चेंज होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो पहला आपका इनिशिएटर जो एमआरएनए बनता है वो कौन-सा होता है आपका? टीआरएनए जो होता है इनिशिएटर वो कौन-सा होता है आपका? मेथिओनिन टीआरएनए होता है, ठीक है? जबकि यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स है उनमें क्या होता है फ़ॉर्मेलिन एंड फ़ॉर्माइल मेथिओनिन होता है। ये बिल्कुल याद रखना है कि जो आपका प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर ट्रांसलेशन के अंदर जो पहला इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है वो कैसा होता है फ़ॉर्मेलिन मेथिओनिन होता है जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सिंपल मेथिओनिन होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साइल डरगेनो सब यूनिट कहाँ पे होती है? तो साइल डरगेनो कहाँ पे होती है आपकी प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। वहीं कोजेक कहाँ पे होती है? कोजेक आपकी यूकैरियोट्स के अंदर होती है, ठीक है? तो ये याद रखना है कि साइल ऑर्गेनो आपकी एमआरएनए के ऊपर होती है। देखो जैसे ये एमआरएनए इसी से क्या बनना है? प्रोटीन बनना है। तो एमआरएनए पे प्रोटीन बनने के लिए जो एंजाइम है उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें? तो वो साइल ऑर्गेनो से स्टार्ट करेंगे। तो साइल ऑर्गेनो कहाँ पे हुई आपकी? एमआरएनए पे हुई, ठीक है? और ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हो सकता है यूकैरियोट्स का पूछ लें तो कोजेक सीक्वेंस जो इसके सिमिलर होती है वो कहाँ पे होती है? यूकैरियोट्स में होती है और वो भी किस पे होगी? आपके एमआरएनए पे होगी। और क्या पूछा जा सकता है? और तो ये तो कपल्ड होता है और ये अनकपल्ड होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से साइटोप्लाज़्म में होता है और ये हमने देखा था साइटोप्लाज़्म के साथ आर-ई-आर में भी प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो 3 बातें भी याद कर लोगे तो इनफ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलो उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये तो रिकॉल है, ये कुछ क्वेश्चन्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक छोटा-सा टॉपिक है हमारा लैक ऑपरेंड वाला मतलब ऑपरेंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो उसको हम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, देखो 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं ऑपरेंड से। एक बार ये पूछा गया था कि ऑपरेंड वाला सिस्टम जो है किसने दिया था? तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है जोकाब एंड मोनार्ड ने दिया था, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि जो लैक मतलब इसमें से कौन से जो हैं ओपेरोन है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था लैक ओपेरोन, ट्रिप्टोफ़ैन ओपेरोन और आर्बिनोज़, तो तीनों ही ओपेरोन हैं। हाँ, बस ये 2 क्वेश्चन आए हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, क्या पता इस बार आ जाए।
तो आपने क्या रखना है, ये एक तरह का जीन रेगुलेशन है जो किसके अंदर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स को देखने के अंदर मिलता है, जिसमें क्या होता है आपका ओपेरोन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जो काब और मोनार्ड ने दिया था, ये बात याद रखनी है पहले तो। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम लैक ऑपेरोन पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखो लैप ऑपेरोन क्या है? सिंपल पहले मैं आपको कहानी बता देती हूँ। कहानी क्या है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है? आपने उसको खाने में ग्लूकोज़ दिया, तो वो आराम से खा लेगा। अब आपने उसके साथ थोड़ी-सी मस्ती करनी चाहिए। आपने बोला ग्लूकोज़ नहीं देंगे, तुम्हें लैक्टोज़ देंगे। अब उसको क्या, उसके पास लैक्टोज़ खाने के लिए सीधा सिस्टम है नहीं। तो वो क्या करेगा, इस ओपेरोन से थ्रू क्या करेगा, कुछ ऐसे एंजाइम बनाएगा जिसके थ्रू वो लैक्टोज़ को मेटाबोलाइज़ कर सके, खा सके। ठीक है? मैं आपको बिल्कुल अ, जिन लोगों को ये बहुत अच्छे से आता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे जज ना करें। मैं सिर्फ़ इसको सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ इन द फ़ॉर्म ऑफ़ कहानी, वरना कॉम्प्लेक्स तो मैं भी करा सकती हूँ, बट मैं अभी नहीं चाहती कि 4 दिन पहले मैं इतना कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊँ। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर इंश्योर करूँगी कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है? तो मैं उसी तरह से इसको बता रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, देखो एक बैक्टीरिया है, उसको ग्लूकोज़ खाना है, लेकिन आपने करनी है मस्ती। तो आपने क्या किया, उसको ग्लूकोज़ नहीं दिया और बोले कि तुम लैक्टोज़ खाओ। तो वो लैक्टोज़ खाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, मतलब ये ऑपरेन यूज़ करता है, ठीक है? अब क्या हो गया कि दूसरी तीसरी कंडीशन में आपने क्या दिया, उसको आपने ग्लूकोज़ भी दे दिया और लैक्टोज़ भी दे दिया। तो अब बैक्टीरिया भी तो बहुत समझदार है ना, जब उसको आप ईज़ी और कॉम्प्लेक्स दोनों चीज़ दे रहे हो, तो वो ईज़ी चीज़ खाएगा, तो वो क्या खाएगा? ग्लूकोज़ खाएगा। तो एक क्वेश्चन आपने हमेशा याद रखना है कि अगर वो आपसे पूछेंगे कि अगर हमने बैक्टीरिया को ग्लूकोज़ और लैक्टोज़ दे दिया, क्या क तब भी ये सिस्टम चलता रहेगा, ऑपरेशन चलता रहेगा? तो आपने बोलना है कतई नहीं चलेगा, जब तक ग्लूकोज़ खत्म नहीं होगा बैक्टीरिया लैक्टोज़ पे नहीं जाएगा, जब तक वो लैक्टोज़ पे नहीं जाएगा, उसके अंदर ऑपरेंड नहीं चलेगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस यही था और कुछ नहीं है। आगे आपको एप्रोन ओपेरोन मैं आपको इसका एक वो दिखा देती हूँ, ये देखो, ये इस तरह से काम करता है आपका ओपेरोन, ठीक है? ये इस तरह से आपका ओपेरोन काम करता है। ये जो पी दिख रहा है, पी फॉर प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब यहाँ पे आपका जो रेगुलेटरी जीन है वो है, फिर आपका अ, यहाँ पे है प्रमोटर, यहाँ पे प्रमोटर है, उसके बाद ऑपरेटर है, उसके बाद ए, बी, सी, डी ये 4 जीन हैं जो अलग-अलग प्रोटीन बना रहे हैं, ए, बी, सी, डी एक ही एमआरएनए से। तो इसे हम पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं कि अलग-अलग जीन से एक ही एमआरएनए बना और अब उससे अलग-अलग प्रोटीन बन जाएँगे। दिस इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक और ये कहाँ पे होता है आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है? तो ये सिंपल ऑपरेशन सिस्टम है, इसमें अभी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया है, ये ऑपरेशन सिस्टम है। अब हम लैक वाले को देखते हैं, देखो लैक वाले में क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे लैक जेड जीन, वाई जीन और ए जीन है, ठीक है? अभी हम इसको और भी देखेंगे, तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं। जो काब और मोनार्ड ने दिया था, जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर जीन जो है, एक ही प्रमोटर के अंडर काम करते हैं, एक ही ऑपरेटर के अंडर काम करते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? क्वेश्चन ये आएगा कि लैक ऑपरेंड किस तरह का होता है, तो ये इंड्यूसर या इंड्यूसिबल होता है, ठीक है? उसके बाद ये पॉजिटिवली रेगुलेटेड होता है बाय द लैक्टोज़, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, किसके अंदर काम करता है? लैक्टोज़ मेटाबॉलिज़्म में ई कोलाई के अंदर काम करता है। अब पी फॉर प्रमोटर होता है, यानी कि रेगुलेटरी जीन होंगे, आई फॉर रेगुलेटरी जीन होते हैं, यानी कि जो उसको बंद कराने वाले जीन होते हैं, रिप्रेसर जीन वाले जो होते हैं, ओ फॉर ऑपरेटर होता है, लैक जेड यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लैक अपोरिन के अंदर जो लैक जेड जीन है वो किसको इनकोड करता है? तो आपने बताना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इनकोड करता है, जो क्या करता है लैक्टोज़ को अ अ गैलेक्टोज़ और ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर देता है। यही तो चाहिए उसको, ग्लूकोज़ ही तो चाहिए उसको। अब आप सीधा दे नहीं रहे हो तो लैक्टोज़ को तोड़ के लेगा, ठीक है? लैक वाई जीन किसको क्या बनाता है? प्रेमेज़ बनाता है, जिसके थ्रू लैक्टोज़ जो है सेल के अंदर एंटर करता है। लैक ए क्या बनाता है? ये आपका ट्रांस एसिटाइलेज़ बनाता है, ठीक है? क्या बनाता है? तो पहले आपको 3 जेड, वाई, ए तीनों के प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि जेड क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज़ बनाता है, जो क्या करता है लैक्टोज़ को तोड़ देता है गैलेक्टोज़ में और ग्लूकोज़ में, ग्लूकोज़ को बैक्टीरिया खा लेता है, ठीक है? जब आप उसको ग्लूकोज़ नहीं दे रहे हो, ठीक है? उसके बाद वाई जीन जो है परमेज है जिसके थ्रू जो है लैक्टोज़ उसके सेल के अंदर एंटर करता है। ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज है। लैक ऑपरेंट इज़
व्हेन लैक ऑपरेंड ऑन कब होगा? जब आप लैक्टोज़ दोगे तभी तो ऑन होगा। अब आप किसी बैक्टीरिया को लैक्टोज़ दे ही नहीं रहे हो, आप उसको ग्लूकोज़ को दे रहे हो, तो वो क्यों करेगा इसको ऑन? क्या पर्पज़ है उसको ऑन करने का? बताओ आप। अगर जैसे अगर ऑलरेडी हमारे घर पे डिनर बना रखा हो, तो क्या हम डिनर बनाएँगे? नहीं बनाएँगे। सिंपल है, अगर उसके पास ग्लूकोज़ रखा है, तो वो लैक्टोज़ के ऑपरेंड को क्यों ऑन करेगा? तो वो ऑन नहीं करेगा। तो ऑन कब होगा? जब लैक ऑपरेंड व्हेन लैक्टोज़ इज़ प्रेज़ेंट। लैक ऑपरेंड तभी ऑन होगा जब लैक्टोज़ प्रेज़ेंट है, नहीं तो उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है? तो लैक ऑपरेंड जो है परमेज़ के थ्रू लैक्टोज़ जो है परमेज़ के थ्रू एंटर करेगा। उसके बाद लैक्टोज़ जो है बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा और रिप्रेसर अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आरएनए फ्रीली इन तीनों जीन का क्या करेगा? आपका ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा और फिर उसके बाद क्या बनेंगे? जो जीन बनेंगे उसकी वजह से लैक्टोज़ को मेटाबोलाइज़ कर लिया जाएगा, ठीक है? एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये देखो। ऐसे है ना ये, तो जब जीन आपका कुछ और काम नहीं कर रहा है, मतलब जब यहाँ पे आपका लैक्टोज़ प्रेज़ेंट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिप्रेसर है उसके ऊपर लैक्टोज़ बाइंड करके इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। जैसे ही ये ऑफ हो गया, बंद करने वाला, अब ये प्रमोटर पे आराम से आरएनए पॉलिमरेज़ बाइंड करेगा और फिर ये क्या बनाएगा, इनका प्रोडक्ट बनेगा और लैक्टोज़ का क्या होगा, मेटाबॉलिज़्म हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर लैक्टोज़ एब्सेंट है ही नहीं लैक्टोज़, फिर क्या काम है इस ऑपरेंड का? क्यों बैक्टीरिया को अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है? तो बैक्टीरिया क्या करेगा? नो इंड्यूसर, जब कोई इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज़ नहीं है, तो रिप्रेसर यानी कि रिप्रेस करने वाला जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाएगा, वो ऑपरेटर साइट पे बाइंड करेगा और अब कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है? तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद सिर्फ़ इतना रखना है कि अगर लैक्टोज़ प्रेज़ेंट होगा, तो लैक ऑपरेंड ऑन होगा, अगर लैक्टोज़ एब्सेंट है, तो लैक ऑपरेंड ऑफ हो जाएगा। सेम तरह अगर हमारे घर पे डिनर रखा है, तो हम डिनर नहीं बनाएँगे, अगर हमारे घर पे डिनर नहीं रखा है, तो हमें बनाना पड़ेगा। अब ये वही सब बातें हैं देखो जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दी। अगर लैक्टोज़ प्रेज़ेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि लैक्टोपेरॉन ऑन होगा, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है? लैक्टोज़ बाइंड करेगा किस पे? रिप्रेसर पे और ऑपरेटर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अगर ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट है तो फिर इसको ऑन नहीं किया जाएगा, फिर सीधे रास्ते से ही फिर ईज़ी खाना खाया जाएगा, फिर तोड़-फोड़ नहीं की जाएगी, ठीक है? तो फिर ये ऑफ रहेगा और अगर लैक्टोज़ है ही नहीं तब भी ऑफ रहेगा। ग्लूकोज़ और लैक्टोज़ दोनों होंगे तो जब तक ग्लूकोज़ खत्म नहीं होगा, जब तक ऑफ रहेगा, जब ग्लूकोज़ खत्म हो जाएगा तो फिर ऑन हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है। उसके बाद एक आरबिनोज करके ऑपरेंड होता है, उसमें वो भी क्या होता है कैटाबॉलिक होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ आरबिनोज वो क्या हो जाएगा आपका ऑन हो जाएगा, सेम इसकी तरह ही काम करता है। उसके बाद एक आपका ट्रिप्टोफ़ैन होता है, तो ये देखो ये आपका ट्रिप्टोफ़ैन है, इसमें जैसे उसमें 3 जीन थे, यहाँ पे आपके 5 होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई 5 जीन होते हैं, ठीक है? और क्या याद रखना है आपने ये एनाबॉलिक होता है और बस इतना इनफ है। मतलब ये क्या होता है अ, ऐसा है कि अगर ट्रिप्टोफ़ैन नहीं है, तो ये बनाने के लिए ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी ट्रिप्टोफ़ैन है, तो फिर ये बंद हो जाएगा। सेम उसी की तरह काम करता है, सिर्फ़ आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम छोटा-सा टॉपिक करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 1990 में शुरू हुआ था, 2003 में खत्म हुआ था। गोल और मेथोडोलॉजी क्या थी, ये बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में लगभग खत्म हुआ। इसको क्रिएट करने मतलब इस पे रिसर्च करने में क्या इतने पैसा खर्च हुआ, ठीक है? इतने मतलब देशों ने इस पे काम किया था और इसमें हमें जो सबसे अहम बात जो हमारी जिसने हमारी हेल्प की, जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रही है दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने क्या किया सारे डेटा को एक कंप्यूटर वाले मेथड से उसको मतलब एनालाइज़ किया, ठीक है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या-क्या गोल्स थे? तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2 बार पीवाईक्यू है कि कितने जीन हमने आइडेंटिफ़ाई किए, तो 20,000 से 25,000। अब लगभग मतलब अगर आपके पेपर में 30 भी लिखा है, तो फिर आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। मतलब अगर इनमें से कुछ ना हो और 30 हो, तो 30 कर देना और या फिर इनमें से हो, तो फिर आप इसको ही करना अभी के लिए ना। तो डिटरमाइन जो हमने सीक्वेंस की है, वो लगभग 3 बिलियन बेस पेयर जो है उसको हमने डिटरमाइन किया है, सबको एक जगह रखा है, इसको जीन बैंक कहते हैं। उसके बाद जो हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने की है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से हम क्या कर पाए हैं, सॉर्टिंग कर पाए हैं, डेटा को एनालाइज़ कर पाए हैं कंप्यूटर मेथड से, ठीक है?
उसके बाद ईएसटी यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग उन अ, डीएनए सीक्वेंस को लगाया गया है जो कोई प्रोटीन बनाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट को कैसे जॉइन कर सकते हैं? तो आप बताओ कैसे जॉइन कर सकते हो? आप बोलोगे मैम डीएनए लाइगेज से जॉइन कर सकते हैं। सेमी कंज़र्वेटिव जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो किसने डिस्कवर किया था? तो मेड्सन और स्टाल ने किया था। द एंजाइम फॉर द राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड देखो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन-सा चाहिए आपको? आरआरएनए चाहिए हमें, ठीक है? टीआरएनए तो क्या करेगा? देखो एमआरएन ट्रांसलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये एमआरएनए है, ये तो खुद ही इस पे तो सारा सीक्वेंस है। उसके बाद टीआरएनए क्या कर रहा है? अमीनो एसिड्स को लेके आ रहा है। उसके बाद जो राइबोसोम है जिसमें ए साइट, पी साइट, ई साइट बताई थी हमने, वो कैसा काम कर रहा है? यहाँ पे वो कैसा काम कर रहा है आरएनए? राइबोजाइम की तरह काम कर रहा है ना, तो यही तो था राइबोजाइम इसलिए तो बोलते हैं। द नंबर ऑफ कोडिंग कोडोन कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं? अमीनो एसिड्स हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो आप बोलोगे मैम 61 है, क्योंकि 3 तो क्या है स्टॉप कोडॉन है, वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर फॉर द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन था उसका दोस्त? जो सिग्मा था दैट इज़ सिग्मा फैक्टर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन से होते हैं? 70s टाइप होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? रेट्रोवायरस के अंदर। पॉली ए टेल किस तरफ होती है? 3 प्राइम की तरफ। देखो कितने ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। मेरे को तो लगता है कि मैं भावनाओं में बह के कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देती हूँ इस चक्कर में कि अरे यहाँ से क्वेश्चन ना जाए, क्योंकि आपसे ज़्यादा डर तो मेरे को रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना जाए, यहाँ से क्वेश्चन ना जाए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अ, कुछ भी ऐसा ना छूट जाए जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो गिव मी 1 मिनट। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ऐसा ना छूट जाए जिससे क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा देती हूँ। ये देखो कितने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन थे। अगर हमने इतना सारा पढ़ लिया, तो ये ईज़ी क्वेश्चन्स को जवाब देना तो बहुत ईज़ी है, तो आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और ये जो रिवीजन क्लासेस मैं आपके लिए बना रही हूँ, आप मतलब आप नहीं समझ रहे कि मुझे इसको बनाने में कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बट स्टिल मैं कुछ ऐसा नहीं छोड़ रही हूँ, मतलब जो भी टॉपिक मेरे छूट भी जा रहे थे, क्रैश कोर्स में 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक जैसे कि अभी ह्यूमन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ऑपेरॉन वहाँ पे रह गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है? तो इतनी सारी मेहनत सिर्फ़ आपके लिए हो रही है, सो खूब पढ़िए, खूब अच्छा रिज़ल्ट लेके आइए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और ऐसे ही अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करते रहिए और जो लोग आपकी लाइफ़ को अच्छा या फिर जो लोग आपकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके लिए हर टाइम पे अवेलेबल हैं, तो उनको आप थैंक यू बोलिए, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और जो कल आज मैंने आपको काम दिया है, ठीक है? आज मैंने आप सबको एक काम दिया है, पिछली वाली वीडियो में शायद आप भूल गए हो, तो मैं अब एक बार आपको Getting याद back from YouTube. एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। वो काम क्या है, आपको क्या करना है, हर एक इंसान को जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, हर एक इंसान को जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उसको आज क्या करना है, एक किसी ऐसे इंसान को मेरा वीडियो भेजना है। जैसे आप रील भेजते हो वैसे ही किसी एक इंसान को मेरा वीडियो भेजना है, जिसको आपको पता है कि वो सब्सक्राइब करेगा और जो रिलेटेड टू द बायोलॉजी है, जिसको जीवन में बायोलॉजी कभी भी पढ़नी है, ठीक है? उसको आप मेरा एक शेयर करेंगे और एक सब्सक्राइबर ऐड कराएँगे। हर एक इंसान एक सब्सक्राइबर ऐड कराएगा। मुझे जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन बहुत मज़ा आया आज और अब ठीक है, मेरे पति देव का कॉल आ गया है तो ठीक है, अभी हमारा सेशन भी खत्म हो गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट टुडे। आज मुझे दोनों सेशन एक्चुअली कंबाइन लेने थे बट पहली प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पाए, बट आई नेवर गिव अप तो मैंने फिर सॉल्यूशन 2 निकाला और मतलब आपको तो एक साथ ही मिल रहे हैं लगभग 1 घंटे में ही आप उसको देख पाते जब तक आपको मैं ये दे दूँगी रिकॉर्ड करके। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन
एंड ऐसे ही बस मुझे मोटिवेट करते रहिए और खुद भी मोटिवेट रहिए। थैंक यू।